आज जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं वो आपके सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है, दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स। जब हम चर्चा करेंगे आज पोटेंशियोमीटर की, अमीटर की, वोल्टमीटर की और ओम मीटर की, जिसके आने की संभावनाएं रहती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं आरबी के निकाल सकता हूँ इसके टर्म्स में? तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है। मान लेते हैं कि करंट I1 यहाँ चला गया, I2 यहाँ चला गया और I3 यहाँ चला। तो भैया एक चीज लिखी है, ऑल द वोल्टमीटर A एंड B C आर कैसे आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब अगर इसका रेजिस्टेंस R होगा तो इसका भी R होगा और इसका भी R होगा। आइडेंटिकल का मतलब तो ये हो गया ना, सेम गैल्वेनोमीटर अंदर लगा हुआ है। तो बताओ रीडिंग क्या होगी। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों मैं हूं शिवेंदु मिश्रा एंड वापस से आप सभी का स्वागत है पेन किलर सीरीज के अंदर, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं काफी शानदार क्वेश्चंस जो आपके दर्द का करेंगे निवारण। तो बेटा पेन किलर सीरीज के अंदर अगर आप देखें तो हम लोग काफी हद तक बेहतरीन क्वेश्चंस आप तक लेकर आ रहे हैं और कोशिश है कि पेन जिन जिन पॉइंट्स पर होता है उनको बेहतर तरीके से एड्रेस किया जाए। लेकिन आज जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं वो आपके सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है, दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो टॉपिक जिससे जेई एडवांस को है बहुत ही प्यारी मोहब्बत। मतलब अगर देखा जाए तो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और बहुत सारे आते हैं, लेकिन कई बार बच्चों को इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एक बेसिक प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं कि कैसे उन्हें सॉल्व करें, किस तरीके से डिकोड करें, क्या चैलेंजेस होते हैं, और वहां पर बच्चा कहीं ना कहीं बहुत बार परेशान होता है। आज मैं आपको बेसिक चीजें समझाऊंगा। मैंने हमेशा अपने बच्चों को एक ही दो बातें बताता हूं, आपने हमेशा देखा होगा, बेस समझो। अगर आपको वो कोर कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जे एडवांस सोच सकता है या आपके मन में आएंगे, वो सभी क्वेश्चंस की चांसेस हैं कि वो निपट जाएंगे, राइट। तो क्योंकि जे एडवांस पहले तो कई बार अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो फॉर्मूले बेस्ड तरीके से हुए, राइट। लेकिन आज जब हम चर्चा करेंगे आज पोटेंशियोमीटर की, अमीटर की, वोल्टमीटर की और ओम मीटर की, जिसके आने की संभावनाएं रहती हैं। एक पैराग्राफ बेस्ड में ओम मीटर आपसे पूछा जा सकता है, और ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया, पूछे जा सकते हैं। तो आज ओम मीटर एक नया कंसेप्ट आपको दिखाएंगे। अगर आपने नहीं सीखा है तो आज सिखाने की कोशिश करेंगे, और दैट कैन बी अ वेरी गुड फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, राइट। प्रोबेबल क्वेश्चन बेटा एक वो बन सकता है। एट द सेम टाइम मेरे प्यारे बच्चों, पोटेंशियोमीटर के अंदर हम आज बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स की। अभी तक हम लोग सेकेंडरी सर्किट जिसके जिसके थ्रू हम पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहे होते थे, वहां पर सामान्यतः हमारे पास एक बैटरी या एक रेजिस्टेंस होता था। अगर वो किसी सर्किट के दो पॉइंट्स हो गए और उनके बारे में आपसे पूछा जाए तो किस तरीके से आएगा, तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस की चर्चा वहां पर भी हम आपसे करने वाले हैं, और वहां पर किस तरीके से रीडिंग आएगी और नल पॉइंट पर होती क्या है कहानी। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात वो है अमीटर एंड वोल्टमीटर। अमीटर और वोल्टमीटर के अंदर बेटा सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही आता है कि हम पढ़ते तो बहुत बार यही है कि अमीटर को सीरीज में लगाते हैं, वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाते हैं। अरे भैया, अगर सीरीज में नहीं लगाया, पैरेलल में नहीं लगाया तो होगा क्या? बीच में घुसेड़ दिया तो क्या होगा? क्या रीडिंग्स आएंगी, रीडिंग्स में कितनी एरर आती है, उस एरर को किस तरीके से हमें समझना है, ये सब चीजों की चर्चा आज हम लोग करेंगे। अगर हमें एक सर्किट का एलिमेंट दिया जाए और हमें अलग तरीके से पूछा जाए तो हम किस किस तरीके से हमारे अजम्पशंस रहते हैं, क्या क्या अजम्पशंस हम फंडामेंटली लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाए, राइट। तो बहुत बेसिक क्लैरिटी जिसकी आपको जरूरत थी, आज आपको इस लेक्चर के थ्रू प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटा आज मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूं वोल्ट मीटर्स एंड अमीटर। तो वोल्ट मीटर एंड अमीटर एक जल्दी से क्विकली बेसिक सा पॉइंट है। वोल्ट मीटर एंड अमीटर आप सभी लोगों ने पढ़ा है। इस चीज को पढ़ना तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूलेज भी आप सभी ने देखे, और मैं आपसे बार बार एक ही चीज बोलता हूं, बस फॉर्मूलेज देखे तो हैं, उन्हें भूल जाओ, क्योंकि फॉर्मूलेज के चक्कर में ही मैक्सिमम कंफ्यूजन आ जाता है। आप बेसिक चीज समझ लो है क्या। वोल्टमीटर और अमीटर दोनों किससे बनाए जाते हैं? दोनों किससे बनाए जाते हैं बेटा? आप बोलेंगे ये दोनों बनाए जाते हैं गैल्वेनोमीटर से, राइट। मतलब, और गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर क्या है? आपने कहा सर गैल्वेनोमीटर है एक स्मॉल करंट मेजरिंग डिवाइस। बहुत बड़ा करंट ये नहीं नाप पाती है, बट स्मॉल करंट को ये मेजर कर लेती है। स्मॉल करंट मेजरिंग डिवाइस। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है। तो गैल्वेनोमीटर इज अ स्मॉल करंट डिवाइस जिसके थ्रू हम वोल्टमीटर या मीटर बना रहे होते हैं। अगर हम अमीटर की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं कि भैया एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर हम एक पतला सा, छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा एक रेजिस्टेंस लगा दें, उसको हम लोग शंट रेजिस्टेंस का नाम भी बोलते हैं, और ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस होता है, तो अगर कोई भी करंट आएगी
तो एक बहुत नन्ही मुन्नी करंट यहां से जाएगी और बाकी मेजर करंट जो है वो यहां से निकल के चली जाएगी। तो कुल मिला के अगर मैं अमीटर की बात कर रहा हूं, अगर मैं अमीटर की बात कर रहा हूं तो फिनोमिना तो यही होता है, हम सबने पढ़ा है, बेसिक सी चीज को समझा है कि अगर किसी सर्किट के अंदर कोई करंट आई एंटर कर रही है तो आप अगर उसको अमीटर के अंदर पुशअप करते हैं तो अमीटर के थ्रू क्या होता है, वो दो रास्ते में बढ़ जाती है। एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास हो जाती है जो कि बहुत छोटा पार्ट ऑफ द करंट होता है, और मेजर पार्ट हम एक छोटे संट के थ्रू पास कर देते हैं। पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि एक छोटा सा पार्ट मेजर करके एक बड़े पार्ट को एक्स्ट्रापोलेट करके, मतलब अगर आपसे बोला जाए कि भैया एक ट्रक के अंदर 1000 ब्रिक्स हैं तो बताओ उसका वेट कितना होगा, तो आपने कहा मैं पूरे ट्रक का वेट नहीं करने जा रहा हूं, मुझे एक ब्रिक दे दो, मैं एक ब्रिक का वेट नाप देता हूं और उसके हिसाब से मैं पूरे का वेट बता दूंगा। छोटा मोटा एरर होगा वो अपन समझ लेंगे, राइट? मुद्दे की बात तो यही थी कि नहीं थी? उसको एक्स्ट्रापोलेट कर दिया टू द बिगर वॉल्यूम। तो यही सेम कहानी हम यहां पे करते हैं कि हमने आईजी को मेजर किया और आई को डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जिस पर आप सभी लोगों को स्ट्रेस देना चाहिए, दैट व्हाट वी मेजर। अगर आपने ये दो क्वेश्चन अपने आप से हमेशा पूछे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप पढ़ने जा रहे हो, पहला क्वेश्चन पूछो व्हाट वी मेजर, नापता क्या हूं, तो आप बोलेंगे वी मेजर करंट, मैं गैल्वेनोमीटर से पास होने वाली छोटी सी करंट नापता हूं, दैट इज कॉल्ड आईजी। व्हाट वी डिक्लेयर, व्हाट वी डिक्लेयर, हम डिक्लेयर क्या करते हैं? हम डिक्लेयर करते हैं अबाउट आई, टोटल करंट एंटरिंग। तो आप कैसे डिक्लेयर करोगे? अब मेजर्ड से डिक्लेयर के बीच में आने की जो कहानी है वो यहां पर इसके पैरेलल सर्किट में छुपी हुई है। आपने कहा मतलब, मैंने कहा देखो आई माइनस आई जी इंटू आर एस इट शुड बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा बेटा? आपने कहा आई जी इंटू आर, एंड वी कैन वेरी सिंपली से दैट आई, अगर मैं यहां पे बात करता तो आई शुड बी इक्वल टू आई जी आर जी प्लस आई जी इंटू आर एस अपॉन में आर एस। अब यहां पर एक आता है बहुत प्यारा सा एसम्पशन, और हम जो एसम्पशन ले रहे होते हैं दैट आर एस इज एक्चुअली वेरी 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 लेस देन इन कंपेयर टू द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, बहुत छोटा हम लेते हैं। तो ये एकदम शॉर्ट सर्किट के फिनोमिना पे चल रहा होता, अगर ये बहुत छोटा होता तो ये वाला टर्म बहुत छोटा हो जाता है, तो इसको हम लोग कई बार नेग्लेक्ट भी कर देते हैं। तो अगर हम देखें तो हम ये बेसिकली आई जो डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है, ये हम लिखना चाहें तो ये लिख देते हैं आई जी इंटू आर जी प्लस आर एस अपॉन आर एस। आर एस बहुत छोटा हो जाएगा तो इट्स सिंपल इक्वल टू आर जी अपॉन आर एस। आपने कहा बहुत बढ़िया, मतलब एक गैल्वेनोमीटर, अब देखो इसको बोलते हैं स्केल कैलिब्रेशन। स्केल को किस तरीके से हम कैलिब्रेट करते हैं जरा उसको ध्यान से समझना। तो स्केल कैलिब्रेशन की अगर बात की जाए, अगर मेरे पास एक ये गैल्वेनोमीटर है, अब यहां पर क्या है, अगर गैल्वेनोमीटर के हिसाब से मान लीजिए यहां पे लिखा है 1 मिली एम्पियर, यहां लिखा है 2 मिली एम्पियर। अब एक्चुअली ये निडल जो है ये मान लीजिए यहीं पर आ रही है 2 मिली एम्पियर की, जस्ट फॉर एग्जांपल। लेकिन अब हम क्या करेंगे, पीछे का जो पर्चा लगा हुआ है जिसके ऊपर 2 मिली एम्पियर लिखा है, जहां पर घड़ी में 12 लिखा होता है, अब आप 12 की जगह आपने कुछ और लिख दिया। हमने यहां पे क्या लिख दिया, आपने लिखा 2 मिली एम्पियर की जगह मैंने लिख दिया 2 मिली एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई, देखो बेटा मेरे को आरजी, क्योंकि जो अमीटर यूज कर उसका रेजिस्टेंस तो मुझे पता ही होगा, तो मुझे उस गैल्वेनोमीटर कितना रेजिस्टेंस है आरजी। संट अगर आपका सिग्निफिकेंट है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, अपॉन आर एस। मैं इसका मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बेटा, वी कैन वेरी सिंपली से कि अगर मान लें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 40 ओम है और आपने संट रेजिस्टेंस यूज किया 0.1 ओम का या 0.01 ओम का, जो भी आप यूज करें, तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 2 मिली एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 40 प्लस 0.1 अपॉन 0.1, तो ये आ गया
2 मिली एम्पियर, ऊपर 10 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो ये आ जाएगा 401। तो जहां 2 मिली एम्पियर लिखा था वहां पर मैंने लिख दिया 401 एम्पियर, 401 मिली एम्पियर, माय मिस्टेक। तो मैंने कहा यार देखो नई स्केल ये बन गई, तो मैंने गैल्वेनोमीटर स्केल को, मैंने सुई को नहीं चेंज किया है, मैंने बस सुई के नीचे लिखे कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज कर दिया है बाय सेम फैक्टर जो मेरे पास एक कांस्टेंट में निकल कर आया। जनरली ये फैक्टर आर एस बहुत छोटा होता है तो मैं यहां पर 400 ही लिख देता हूं और मेरा उससे काम चल जाता है। कोई परेशानी वाली बात बेटा? सिमिलरली सिमिलरली बेटा अब इसके एप्लीकेशन को और समझते हैं। सिमिलरली अगर मैं आपसे वोल्टमीटर की बात करता तो वोल्टमीटर में क्या करते हैं आप लोग? आप बोलते हैं सर वोल्टमीटर के केस में भी हम यही करते हैं। क्या करते हैं? आपने कहा सर वोल्टमीटर के केस में भी हम मेजर क्या करते हैं? आपने कहा सर गैल्वेनोमीटर होता है और उसके साथ एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इसको आर नॉट बोल देते हैं, और गैल्वेनोमीटर तो था ही। नाउ व्हाट हैपेन, दिस कंप्लीट फिनोमिना इज नोन एज वोल्टमीटर, और इसको अब किसी टर्मिनल के बीच में इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं जिसके अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस नापना है। ये हो गया वोल्टमीटर। तो अब वोल्टमीटर में बेसिकली होता क्या है? आपने कहा वोल्टमीटर के अंदर से कुछ करंट पास करती है। अब चूंकि अगर यहां से आई करंट आ रही है और यहां पर आर नॉट जो है वो बहुत 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 बड़ा है इन कंपेयर टू आर जी, सो दैट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इन द केस ऑफ आइडियल इट इज कंसीडर्ड टू बी इनफाइनाइट। आइडियल वोल्टमीटर के केस को हम इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब बहुत लार्ज रेजिस्टेंस की तरह हम ट्रीट कर रहे होते हैं। और जब एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस सामने लगा होगा, अच्छा ये तो सिर्फ वो है, याद रखिएगा, इसको हटा दिया। हाँ हाँ, किसी कंफ्यूजन ना हो जाओ कि वो भी वायर है, इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया। आई इधर से गया, आई जी इधर गया, और नीचे की तरफ बेटा यहां से आई माइनस आई जी आ गया। अगेन जब ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा, वी कैन वेरी सिंपली से कि आई जी विल बी वेरी 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 स्मॉल इन कंपेयर टू आई, बहुत छोटा हो जाएगा। आपने कहा यस, इसी कंडीशंस को हम वोल्टमीटर मेजरमेंट की बात करते हैं, और आप सभी लोगों ने ये बेसिक फंडामेंटल चीजों को समझा भी होगा, ऐसा मैं पूरी तरीके से मान के भी चलता हूं बेटा। और हमने यहां पर क्या पूछा कि व्हाट यू मेजर, तुम मुझे बताओ तुम क्या मेजर करते हो? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या मेजर करते हो तुम? तो क्या बोलोगे? सर आई मेजर आई जी, क्योंकि मेरे पास और कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, मैं नापूंगा तो करंट ही नापने वाला हूं। अच्छा, तो फिर डिक्लेयर क्या करते हो? व्हाट यू डिक्लेयर, क्या रीडिंग भेजते हो? आपने कहा सर वी डिक्लेयर डेल्टा वी, और डेल्टा वी कितना होगा इस टर्मिनल के अक्रॉस? तो आपने कहा डेल्टा वी जो होगा इट इज सिंपली इक्वल टू जो करंट आई जी यहां से आई होगी मल्टीप्लाइड बाई आर जी प्लस आर नॉट। इसको एज अ होल हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, इसको हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। तो आपने कहा जो करंट इससे पास हुई मल्टीप्लाइड बाई इसका वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम नाम देंगे कि यही इसकी रीडिंग है। तो पहली बात, अगर यहां से एक पूरी करंट ये कोई रेजिस्टेंस आर था तो डेल्टा वी जो एक्चुअल था वो कितना था? आई इंटू आर। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब एक वोल्टमीटर सर्किट में आ जाता है तो करंट बदल जाती है, और करंट सर्किट में किस तरीके से बदलेगी, क्या चीजें बदलेंगी, वो हम सर्किट को देख के एनालाइज करेंगे। अलग अलग सर्किट के केस में कैसे कैसे होगी वो हम एनालाइज करते हुए बताएंगे। तो एक्चुअली तो मुझे आई इंटू आर नापनी थी, वट वॉट वी मेजर और वॉट वी डिक्लेयर इज आई जी इंटू आर जी प्लस आर नॉट, मतलब दैट इज इक्वल टू आई जी इंटू आर बी। दिस इज वॉट वी डिक्लेयर। ये हमारी वैल्यूज है। बहुत बेसिक तौर पे अगर समझा जाए बेटा मेरे, तो मेरे पास दोनों कंडीशंस में अगर मैं आपसे बोलता कि बेटा देखो जरा ध्यान से समझो, कि अगर मैं यहां से बोलूं कि मेरे पास एक ये बैटरी है, 100 वोल्ट की बैटरी है, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और अब एक एनालिसिस करना बेटा मेरे। अब मैंने सारी वैल्यूज आपको दे रहा हूं। मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस यहां पे था 10 ओम्स का, और यहां पर आपको बोला गया कि मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया 1000 ओम का, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर जिसमें आर नॉट प्लस आर जी दोनों की वैल्यू मिला दी है ना?
मैंने बोल दिया, मान लेते हैं R0 जो है वो आपका 960 ओम है और RG जो है वो आपका 40 ओम है। अब मैंने एक बड़ा सा, इस पूरे सेटअप को हम क्या बोलते हैं? आपने बोला सर इस पूरे सेटअप को हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर? तो एक बेसिक क्वेश्चन शुरू होता है कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, तो आप क्या बोलोगे? क्या होगी रीडिंग? आपने कहा सर रीडिंग अगर सोचा जाए तो अगर मैं इनिशियली देखता तो सर्किट कुछ ऐसा होता। अगर सर्किट मेरा कनेक्टेड है तो इस बात से हमें कोई ऐतराज तो नहीं होगा कि ये 10 ओम होता तो यहां से करंट जो होती है वो 10 एम्पियर जा रही होती। अब चूंकि एक सर्किट पूरा और आ गया है तो क्या इससे जाने वाली करंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? सोच के बोलो ना, कोई प्रभाव पड़ेगा? आपने कहा नहीं सर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। दिस आई स्टिल बिकम्स 10 एम्पियर ओनली, क्योंकि ये लूप तो इंडिपेंडेंट रहेगा क्योंकि आपने पूरी बैटरी के पैरेलल में लगाया है। तो जब भी कोई वोल्टमीटर पूरी बैटरी जिसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ये कैसी बैटरी है बेटा? आइडियल बैटरी। कैसी बैटरी बेटा? आइडियल बैटरी के अगर पैरेलल में लगा दिया जाता है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कहा मतलब क्या हुआ? मैंने कहा बेटा देखो अगर यहां से कोई करंट आईजी गई तो मैं अगर आपसे बोलूं तो आईजी इंटू 1000 इट शुड बी इक्वल टू आई इंटू 10 और इट शुड बी इक्वल टू 100 वोल्ट। तो इन दिस केस द रीडिंग इज अगेन इक्वल टू 100 वोल्ट। बोलो हाँ या ना? पक्का है? कोई परेशानी, कोई शंका, कोई आशंका तो नहीं? अगर बेटा यही केस इस तरीके से होता बच्चे, अगर यही केस इस तरीके से होता और मैं आपसे बोलता कि बेटा देखो यहां पर 5 ओम है और यहां पर भी 5 ओम है, अब नाउ द सिचुएशन इज बीइंग चेंज्ड, नाउ द सिचुएशन इज बीइंग चेंज। अब यहां पर मैंने आपकी एक बैटरी लगा दी 100 वोल्ट की और यहां पर मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, अगेन द सेम वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर आपको दे रखा है 1000 ओम। आपसे पूछा गया रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या होगी? व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर? तो अगर अब आप बोलते सर अब थोड़ा मामला गलत हो सकता है, गंभीर हो सकता है, लेकिन अब मैं यहां से आपको ये फील कराता हूं कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज जितना ज्यादा होगा उतना एक्चुअल रीडिंग पे प्रभाव कम पड़ेगा, लेकिन रीडिंग पे प्रभाव कितना पड़ेगा ये हमेशा ओवरऑल सर्किट पे डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंडेंट होता है? ओवरऑल सर्किट पे डिपेंडेंट होता है। आपने कहा फॉर एग्जांपल, मैंने कहा देखो बेटा अब मैं यहां पे आपसे पूछता तो बताओ यहां पर कितना होता, तो आप बोलते देखो सर अगर मैं यहां बात करता तो बोल सकता हूं दैट आई जी इंटू आरवी, ध्यान सुनना, इट शुड बी इक्वल टू आई माइनस आई जी। मान लेते हैं यहां से करंट कोई आई गई तो यहां पर आई जी गई, यहां से आई माइनस आई जी गई, फिर यहां से आई निकल के आ गई। बेटा मेरी बातों को ध्यान सुनना क्योंकि यहीं पर एक लाइन है जो आपको समझनी है। इट शुड बी इक्वल टू आई इंटू, अब ये देखो क्या लिखा मैंने, 5 इंटू आरवी अपॉन 5 प्लस आरवी, और ये इसके बराबर हो गया। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। और आई क्या होगा? तो आप बोल सकते हैं कि आई जो होगा वी कैन वेरी सिंपली से इट इज इक्वल टू 100 अपॉन 5 प्लस 5 इंटू, क्योंकि पैरेलल में 5 प्लस आरवी। आपने कहा बहुत बढ़िया। अब रादर देन मैं आई नापने की तरफ जाऊं, रादर मैं आई नापने की तरफ जाऊं, मैं ये तो बोल ही सकता हूं ना मेरे दोस्त कि सीरीज में अगर दो हैं तो ये V1 और V2 जो है इनका रेशियो तो मुझे पता ही होगा ना। मैं यहां पर थोड़ा गेम रेशियो के साथ भी खेल सकता हूं, या आप चाहें तो आई से सीधे मल्टीप्लाई करके भी आप यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। कुछ खास बड़ा पॉइंट नहीं है, नीचे सब कैंसिल हो जाता है। या आप डायरेक्टली देखें तो V1 अपॉन V2 जो होगा, क्योंकि आई तो सेम है तो आई इंटू आर के करस्पॉन्डिंग तो R1 R2 के रेशियो में जाएगा। तो आप बोलेंगे सर V1 अपॉन V2 जो होता है वो R1 अपॉन R2 के रेशियो में होगा, क्योंकि सीरीज पे बात कर रहे हैं। तो वी कैन वेरी सिंपली से दैट V1 अपॉन V2 इज सिंपली इक्वल टू 5 इंटू RV अपॉन R प्लस RV अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, सॉरी 5 प्लस RV, माय मिस्टेक। तो V1 अपॉन V2 इज नथिंग बट RV अपॉन 5 प्लस RV। और V1 प्लस V2 किसके बराबर है? आपने कहा V1 प्लस V2 तो 100 के बराबर होगा। मेरे को किसकी रीडिंग चाहिए? मुझे ये वाली V1 की रीडिंग चाहिए जो इसके क्रॉस IG के बराबर होगा। जो इसके क्रॉस आएगा वही IG के बराबर है। देखो देखो ध्यान से, तो मुझे फंडामेंटल रीडिंग क्या चाहिए? V1 ही तो चाहिए, मतलब यही तो V1 है अपना। देखो ना ध्यान से,
आई जी इंटू आरबी या आई माइनस आई जी इंटू आरबी या ये। अब ये आपने अगर पकड़ लिया तो अपना काम एकदम फटाफट सेटल हो जाता है। आपने कहा सर इसका मतलब मेरे को सिर्फ V1 की बात करनी, तो आपने कहा देखो V1 को रेशियो डिवाइड कर सकते हैं, तो V1 बराबर हो जाएगा आरवी अपॉन 5 प्लस आरवी प्लस आर, देखो रेशियो डिवाइड कर दिया, ए बाई बी का रेशियो था, मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपका है। अब आपने कहा अच्छा सर तो आरवी की वैल्यू कितनी, मैंने कहा देखो आरवी की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 1000 है, तो 1000 बटे 5 प्लस 1000 प्लस 1000 इंटू 100, तो कितना आ गया, आपने कहा सर 1000 बटे 2005 इंटू 100, अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो 49.9 समथिंग आ जाएगा। इतना फर्क पड़ गया। लेकिन अगर यही रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर 10,000 होता तो ये फर्क और कम हो जाता, यही 1,00,000 होता तो और कम हो जाता। और यही रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर बेटा, अगर यही रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर अगर ये 10 ओम हो जाता या 5 ओम हो जाता तो फर्क उतना ही बड़ा हो जाता। क्या ये बात समझ में आती है? पक्की बात है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इस पूरी कहानी को और बेहतर तरीके से समझते हैं। और नहीं, चलो पहला क्वेश्चन यहां शुरू करते हैं, फिर और सारे क्वेश्चन को। पहला बेसिक क्वेश्चन है, अब उन्होंने क्या बोला, अब वोल्टमीटर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, इंटरनल मतलब उसका खुद का रेजिस्टेंस जो आरवी है, it is given as 1 kilo ohm, reads the voltage of 1.8 volt, 1.8 volt and 4.5 volts between the terminals of the pair AB, BC and AC respectively of a circuit consisting of an ideal battery and the two unknown resistance R1 and R2। R1 R2 को हमको नहीं पता कौन है, ये R1 R2 दो अननोन है। As shown, what will another voltmeter of the internal resistance 2 kilo ohm reads between these terminal pairs? क्या होगा जिसका रेजिस्टेंस 2 किलो ओम होगा, वो क्या रीड करेगा? बड़ा प्यारे से क्वेश्चन। अच्छा, सबसे प्यारे से क्वेश्चन आपको पाथफाइंडर में देखने को मिलेंगे, जहां पर आप सर्किट के अंदर अगर कोई वोल्टमीटर यूज किया जा रहा है, उसका नॉन आइडियल वोल्टमीटर्स हैं, तो उनका कैसा बिहेवियर है, उनके क्या रीडिंग्स हैं, आज हम उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पे निपटा देंगे। तो आपको एक एक क्वेश्चन का दर्द मैं आज यहाँ खत्म करूंगा, ध्यान से समझा। तो उसने कहा कि देखो सर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। आपने कहा देखो मुझे बैटरी का कुछ रेजिस्टेंस नहीं पता, लेकिन मैं आपके सामने सारी सिचुएशंस रख रहा हूं ताकि आप इस बात को एनालाइज कर पाए। अगर मैंने वोल्टमीटर यहां लगाया, एक केस में मैंने वोल्टमीटर यहां लगाया और एक केस में हमने वोल्टमीटर यहां लगाया, देखो यही तीन तो केस है। अगर ये तीन केस आपको नजर आ रहे हैं मेरे दोस्त, अगर ये तीन केस मेरे आपको नजर आ रहे हैं, इन तीनों ही केस में ये R1 है, ये R2 है, ये R1 है, ये R2 है, और इसका अपना खुद का रेजिस्टेंस RB है, और ये R1 R2 है। तो पहला, अभी तो मैंने पहली बात आपको समझाई कि अगर बैटरी के टर्मिनल के बीच में लगा दिया जाए, और बैटरी कैसी हो बेटा, आइडियल हो। कैसी बच्चा, आइडियल, मतलब इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। अगर इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब अभी जो वोल्टमीटर की रीडिंग होगी, मतलब यहां से जाने वाली करंट IG इंटू आरवी रीडिंग होगी, वही इसके अक्रॉस होगी, वही इसके अक्रॉस होगी। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज सिंपली इक्वल टू IG इंटू आरवी, इट शुड बी इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2, बराबर ही होने वाला है। और ये किसके बराबर दे दिया गया अपने को, 4.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट। अब एक और बड़ी बढ़िया सी बात दी गई है कि ये भी 1.8 वोल्ट है और ये भी 1.8 वोल्ट है, दोनों चीजें 1.8 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग है। तो अगर दोनों ही बातें 1.8 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग है, तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, जरा ध्यान से देखते हैं। तो आपने कहा देखो सर अगर ये 1.8 वोल्ट है और इसको इधर ले गए फिर भी इसकी रीडिंग 1.8 वोल्ट है, तो हमारे लिए एक बड़ा बढ़िया सा काम नहीं नजर आ रहा है कि सर R1 R2 बराबर होंगे, तभी तो दोनों का रेशियो हमेशा सेम रह रहा है। अरे बोलो हाँ या ना, फंडामेंटल पॉइंट यही तो रह गया।
तो आपने कहा हाँ यार सर। अच्छा, अगर आप चाहें तो उसको प्रॉपरली निकाल भी सकते हैं, मैं एक बार लिख देता हूँ इक्वेशन ताकि अपन प्रूव भी कर लें। तो आपने कहा इसका मतलब अगर मैं यहां पर बात करता इस समय की रीडिंग 1.8 वोल्ट, इसका मतलब यहां पर क्या रीडिंग जा रही होगी? आपने कहा सर इसका मतलब यहां पर एक आईजी जा रहा होगा। सोचना जरा ध्यान से। तो अगर मैं देखूं तो मैं लिख सकता हूं आईजी इंटू आरवी, इट शुड बी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर वन। इट शुड बी इक्वल टू, अगर टोटल करंट आई जा रही है और इसका मैं इक्विवेलेंट लिख दूं आर वी इंटू आर वन अपॉन आर वी प्लस आर वन, ये सभी मिला के 1.8 वोल्ट हो जाए। अगर मैं टोटल करंट आई की बात करता तो वी कैन वेरी सिंपली से इट इज नथिंग बट ई अपॉन आर टू प्लस आर वी इंटू आर वन अपॉन आर वी प्लस आर वन। ये देखो बेटा, अभी क्वेश्चन देखने थोड़ी लंबी लग रही है बट 2 मिनट में सब खत्म हो जाएगी। इट इज इक्वल्स टू 1.8 वोल्ट। अच्छा, इन द वेरी सिमिलर वे अगर मैं अपोजिट लिखता तो भी ये सिचुएशन आ जाती। आप डायरेक्टली लिखना चाहें तो R1 R2 को बराबर करके काम कर सकते हैं, और बराबर करके काम करोगे तो जल्दी से आंसर आ जाएगा। नहीं करना चाहो क्योंकि बराबर का केस कभी गलत होना नहीं है, तो वो केस तो अगर आप चाहते हो कि सर मैं बाकी सारे केसेस चेक करता हूं तो भी आप इजीली देख सकते हो, आंसर आपका निकल के आ जाएगा R1 प्लस। सेकंड केस में जब R2 के ऊपर लगाओगे तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? तो आप लिख सकते हो दैट आरवी इंटू आर टू अपॉन आरवी प्लस आर टू। तो आपने यहां पे लिख दिया। मल्टीप्लाइड बाई आरवी इंटू आर टू अपॉन आरवी प्लस आर टू, इट इज अगेन 1.8 वोल्ट। यहां से बेटा R1 R2 की वैल्यू को इक्वेट करो और E की वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं? 4.5 वोल्ट्स, राइट? या आप दोनों को डिवाइड कर दो, 4.5 2/5 उधर चला जाएगा। वैल्यूज को अपन पुट कर दें, फ्रॉम देयर वी कैन ऑल्सो फेच द करेक्ट आंसर फ्रॉम हियर बेटा। तो मैं, अगर आप चाहोगे तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक सेकंड करके, मेरे पास जगह इधर कम है थोड़ी सी, तो मैं दिखा देता हूं। ये 4.5 है बेटा, देखो ध्यान से। ये 4.5, तो 18, तो 9 दूनी 18, 9 पना 45, ठीक है ना। 2/5 का फिगर इधर बन गया। आरबी इधर से मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो 5 इंटू आरबी इंटू आर वन, इट शुड बी इक्वल टू, इधर देखो आरबी इंटू आर टू बना। अच्छा, ये नीचे वाला प्लस ये नीचे खत्म हो जाएगा ना, सिर्फ ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो 2 से मल्टीप्लाई होगा इधर लिख रहा हूं 2। बेटा ये पहला फैक्टर आर टू इंटू आरबी आएगा, फिर दूसरा R1 R2 आएगा, और एक प्लस आरबी R1 भी आ जाएगा। ध्यान से देख लो बेटा, इज इट क्लियर? अगर ये आरवी R1 है तो आरवी R1 किधर आ जाएगा? तो ये देखो यहां पे बन गया 3 आरवी R1, इट शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R2 आरवी प्लस ट्वाइस ऑफ R1 R2। अगर आप यहां पर देखोगे बेटा तो अपने पास एक सिंपलिस्टिक वैल्यूज जो है वो यहां से निकलकर आ जाती हैं कि भाई यहां पर ये अपना, अच्छा आरवी की वैल्यू हमको कितनी दी गई? एक। पहली इक्वेशन ये, सिमिलरली यहां से भी आप निकालोगे तो R1 R2 बराबर निकल के आ जाएंगे, यू विल गेट द सेम एग्जैक्ट इक्वेशन। और अगर आप यहीं से डायरेक्टली R1 इक्वल्स टू R2 पुट कर देते हो पिक्चर के साथ, तो यहां से आपके पास, और RB की वैल्यू हो गई 1 किलो ओम। तो R2 इधर आ जाएगा, तो ये 2R1 R2, तो 2R स्क्वायर, पूरा R कैंसिल हो जाएगा और ये इधर की तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट R1 equals to R2, it is equals to R, it is equals to RV by 2, that comes out to be 0.5 किलो ओम। देख लो आंसर आ गया, खत्म। अब अगर यहां पर 2 किलो ओम का हो जाता तो मुझे R1 R2 की पता चल गई वैल्यूज। अगर मुझे R1 R2 पता चल गया तो मेरे लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। मुझे ये भी पता चल गया ये 4.5 वोल्ट की बैटरी है, मुझे ये भी पता चल गया कि ये 0.5 किलो ओम के हैं, और ये ऊपर की तरफ आ जाएगा एक 2 किलो ओम का वोल्ट मीटर।
अब इसकी रीडिंग पूछी गई है तो आप बोलेंगे 4.5, ये 0.5 हो गया, ये भी 0.5 हो गया। तो अल्टीमेटली मुझे इन दो के रेशियो में तो डिवाइड करना होगा V1 V2। मैं तो बहुत सिंपल लाइन में सिंपल सी चीज समझता हूँ, एक लाइन में सॉल्व कर दो। तो V1 बराबर कितना हो गया, ये 2 और ये 1/2, मतलब इसका इक्विवेलेंट ये पता है ना बेटा, ये पता है सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब ये सिंगल लाइन में जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए बहुत काम आता है। अगर आपके पास ये x है और इसका x/n है तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, x/n+1। जैसे ये 2 है और ये 2/4 है, मतलब 1/2 मतलब 2/4 लिख सकते हो उसको। तो 0.5 का मतलब क्या हो गया, 1/2, या इसको लिख सकते हो 2/4। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2/5। तो अगर मैं इसकी बात करता तो ये आर इक्विवेलेंट टोटल वाला बन जाता 2/5, और ये कितना है 1/2। तो रेशियो डिवाइड कर लेते तो V1 कितना होता, 2/5 अपॉन 2/5 प्लस 1/2 मल्टीप्लीकेशन में 4.5 वोल्ट। तो कितना आ जाता है बेटा 2/5, 2 दूनी 4, 9/10, 2/5/9/10 मल्टीप्लीकेशन में 4.5 को भी 9/2 लिख दीजिए आप। 9 से वाला 9 चला गया, 5 से 2 चले गए, और 2 से वाला 2 चला गया। आंसर कम्स आउट टू बी 2 वोल्ट। तो V1 आ गया 2 वोल्ट, आंसर खत्म। अगर V1 2 वोल्ट है मतलब IG इंटू RG की वैल्यू वही है, तो जो V1 होगा वही तो यहाँ पे IG इंटू RG होगा। तो बस बेसिक बात समझनी है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, क्या V1 है, कैसे। तो जो IG इंटू RG होगा, मतलब जो उससे करंट गई मल्टीप्लाइड उसका रेजिस्टेंस, वही आउटपुट देगा वो, और वो आप उसको पोटेंशियल टर्म्स में लिखिए, फटाफट आंसर निकल के आ जाएगा। एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आ जाए। अब जैसे एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द फिगर शोज अ पोर्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ऑल द रेजिस्टेंस RA, RB, RC आर नोन and their values are indicated in the figure. All the voltmeters A, B and C are identical if the reading of the voltmeters are A and B are VA बराबर 7.5 volt and V बराबर 5 volts respectively. Find the reading of the voltmeter C. C की रीडिंग क्या होगी बताना। A B सीरीज में लगे हुए, अच्छा भाई, तो VA ने, अच्छा एक सर्किट का पार्ट है, मतलब यहां से कुछ आई करंट आई होगी तो यहां से कुछ आई करंट जा रही होगी। जल्दी से कुछ देर के लिए सोच ले इसको फटाफट, और फिर कुछ ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ताकि देखो ये बेसिक क्वेश्चन है जिनकी प्रैक्टिस मैं करा दे रहा हूं सो दैट मैं जल्दी से आपका लेवल लिफ्ट कर पाऊं। RA यहां पर आ गया, तो आपने कहा सर देखो मान लेते हैं कि करंट I1 यहां चला गया, I2 यहां चला गया और I3 यहां चला गया, तो बताओ A वाला रीडिंग क्या नापेगा। तो VA बराबर क्या हो गया, I1 इंटू R। आपने कहा मतलब क्यों R क्यों लिखा, मैंने कहा देखो भैया एक चीज लिखी है, that known their values indicated in that figure, all the voltmeter A and B C are कैसे आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब अगर इसका रेजिस्टेंस R होगा तो इसका भी R होगा और इसका भी R होगा। आइडेंटिकल का मतलब तो ये हो गया ना, सबका रेजिस्टेंस सेम रहने वाला है, सेम गैल्वेनोमीटर अंदर लगा हुआ है। तो बताओ रीडिंग क्या होगी तो आपने कहा I1 R। VB बराबर क्या होगा, आपने बोला I2 इंटू R। VC बराबर क्या होगा, आपने कहा I3 इंटू R। तो गुरु क्या मैं ये बोल सकता हूं, जरा ध्यान से देखो नजरें ऊपर, BA अपॉन BB क्या हो गया, I1 अपॉन I2, और VA कितना दे दिया गया है 7.5, 7.5 अपॉन 5.0, तो इट कम्स आउट टू बी 3/2 है ना। तो ये तो आपका I1 अपॉन I2 3/2 आ गया, मतलब इसका मतलब करंट यहां से 3:2 के रेशियो में बटा, और करंट हमेशा रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में बटना चाहिए। तो इसका मतलब I1 इंटू 9 प्लस R अपॉन I2 इंटू 14 प्लस R, इट शुड बी इक्वल टू 1। मतलब दोनों का क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम रहेगा ना, पैरेलल सर्किट है बेटा, वो तो केवीएल गई केसीएल गई खत्म ही नहीं होने। तो I1 अपॉन I2 जो हो जाएगा, इट इज सिंपली इक्वल टू 14 प्लस R अपॉन 9 प्लस R। मतलब ये आपका हो गया 3/2 के बराबर। तो यहां से अगर मैं R की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28, 28 प्लस 2R इज इक्वल टू 27 प्लस 3R है ना। ये उधर जाएगा, R बराबर 1 ओम आ गया। इसका मतलब वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम के बराबर है। आपने कहा बहुत बढ़िया, तो अगर ये 1 ओम के बराबर है तो ये भी 1 ओम हो गया, ये भी 1 ओम हो गया और ये भी 1 ओम हो गया। आपने कहा बहुत बढ़िया।
नाउ वी कैन वेरी सिंपली से 9 एक 10, 14 एक 15, 24 एक 25। मतलब अगर मैं इस ब्रांच के रेशियो की बात करता तो I1R1 इज टू I2R2 टू I3R3। ये तो सब मतलब अगर टोटल रेजिस्टेंस को देखें 1:1:1 के रेशियो में जाना चाहिए। तो आपने कहा कि सर देखो R1 हो गया I1 इंटू 10, it should be equal to I2 into 15, it should be equal to I3 into 25। और हमको यहां से एक बात समझ में आ गई है कि भैया देखो अगर हम देखें तो VA अपॉन VC इज नथिंग बट I1 अपॉन I3, और I1 अपॉन I3 इज नथिंग बट I1 अपॉन I3 इज नथिंग बट, देखना जरा ध्यान से, 25/10। तो VC बराबर हो जाएगा VA इंटू 10/25, और VA कितना था बेटा अपने पास 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 25, 3 वोल्ट विल बी द करेक्ट आंसर। देखो कितने आसानी से, सिंपल रेशियो, सिंपल थिंग्स, बेसिक बेसिक सर्किट, बेसिक बेसिक कहानी। बात समझ में आता है बच्चों? कोई परेशानी, कोई शंका, कोई आशंका किसी तरीके का? इसलिए एक और क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं, आई थिंक इससे थोड़ा और अच्छा लगेगा आपको, और फिर कुछ क्वेश्चन होमवर्क में कर लेंगे। थोड़ा सा ये क्वेश्चन और अलग तरीके से है। अगेन बोला गया 3 identical resistors are connected in series and their combination is connected across an ideal battery. If you connect a voltmeter between the terminals A and D, अगर तुमने इसके अक्रॉस वोल्टमीटर लगा दिया, अगेन देखो भैया क्या बैटरी आइडियल है, लिखिए क्या, देखो कहां लिखा, हाँ या लिख गया भैया, लिख गया आइडियल है। अगर आइडियल है गुरु इसका मतलब यहां का रेजिस्टेंस 0, अगर ये 0 तो जो यहां का भी वही IG इंटू RV, मतलब रीडिंग होगी बैटरी की। तो उसने बोला इफ वोल्ट ए एंड डी द वोल्टमीटर V1 रीड्स 3 वोल्ट। आपने कहा सर मजा आ गया, क्या इसका रीडिंग 3 वोल्ट का है? तो जाए सब अपना पहली लाइन एकदम परफेक्ट है, बोल भाई हाँ ना? अब आपने बोला एंड इफ यू कनेक्ट द वोल्टमीटर बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी द वोल्टमीटर रीड्स 0.96। अच्छा, अब कहानी थोड़ी बदल दी उन्होंने। उनका देखो भैया अगर अब यही वाला वोल्टमीटर तुमने इसके अक्रॉस लगा दिया, ध्यान से देखना, तो अब ये बता रहा है 0.996 वोल्ट, अगर ये 3 वोल्ट था। तो आपने कहा अच्छा सर अब मुझे समझ में आ गई बात, ये कितना बताएगा? आपने कहा सर देखो अगर मैं, देखो मेरे एक लाइन में समझना सारी चीजों को, ये दोनों मिलके कितना बन गए? आपने कहा ये दोनों बन गए 2R। मतलब इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं V1 लिखता और इसके अक्रॉस को अगर मैं V2 लिख दूं, तो V1 अपॉन V2 क्या बोलो तो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? R इंटू RV अपॉन R प्लस RV। तो दोनों से जाने वाले करंट तो सेम ही है ना, I, और यहां से I इंटू 2R। अरे बोलो हाँ है ना? अगर मैं यहां से आपसे बोलूं कि V1 अपॉन V2, ये R से वाला R कैंसिल हो गया, इट इज सिंपली इक्वल टू RV अपॉन ट्वाइस ऑफ R प्लस RV। आपने कहा ठीक है। तो मैंने कहा देखो V1 की वैल्यू दे रखी है, तो V1 बराबर क्या, अच्छा V1 प्लस V2 तो 3 वोल्ट रहना है, ये तो फॉर श्योर है क्योंकि KVL वैलिड है। तो V1 बराबर कितना हो गया? आपने कहा V1 बराबर हो गया RV अपॉन RV प्लस 2R प्लस 2RV, है ना? सही तो लिखा ना मैंने? मल्टीप्लाइड बाई 3, ये तो रेशियो डिवीजन हो गया। और ये किसके बराबर है? आपने कहा ये हो गया 0.96 के बराबर। अगर ये 0.96 के बराबर है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या मैं आरवी के लिए निकाल सकता हूं इसके टर्म्स में? तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो 3 ये हो गया, ये हो गया 32.32 है ना, 3200 इधर ले आओगे तो इधर आ गया 100 RV, इट इज इक्वल्स टू ये 3 और ये 2, तो 3 RV होगा, तो 32 यहीं 96, 96 RV इधर बन गया, और 32 दूनी 64 प्लस का 64 R ये बन गया, 96 इधर आ गया
सॉरी ये आरवी है, माय मिस्टेक। तो ये 4 RV, तो आप बोलेंगे 4 RV इज इक्वल टू 64R, तो आरवी बराबर आ गया 16R। अरे भाई साहब मजा आ गया गुरु, मजा आ गया भैया, मजा आया कि नहीं आया, मजा आ गया, आरवी मिल गया। अब आते तीसरे, अब क्या बोला, ये देखो, इफ यू शॉर्ट सर्किट द टर्मिनल्स ए एंड सी एंड देन कनेक्ट द वोल्ट मीटर बिटवीन द टर्मिनल्स बी एंड डी। अरे क्या किए हो, कह रहा है ए और सी को शॉर्ट कर दो, कर दिया भैया, इसको हटा देते हैं। फिर क्या किए हैं, फिर बी और डी के बीच में वोल्ट मीटर लगा दिए, कह रहे हैं अब बताओ रीडिंग क्या होगी, समझे हो। तो अच्छा भैया बना देते हैं, जरा सर्किट को सुंदर बना देते हैं, अलग से बना देते हैं एक बार। ये 3 थे बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको शॉर्ट कर दिया, मतलब ये वाला इससे कनेक्टेड है, तो इस वाले पॉइंट को स्टार्टिंग में ले आता हूं, ए और क्या था, सी ना, सी, ए एंड सी, ये वाला बी है, यहां वोल्ट मीटर लगा दिया आपने, ये पॉइंट डी है। तो अब ए और सी दोनों इनिशियल पॉइंट हो गए, हमेशा देखो ध्यान से। अब ऐसे सर्किट को कैसे करोगे, सबसे पहले ए से कितनी निकली, आपने कहा ए से 1 निकला जो बी पे गया, बहुत बढ़िया, ये बी वाला पॉइंट है। और अब यही रास्ता सी से भी खुल गया, मतलब अब ए रास्ता यहां पर है तो सी रास्ता ऊपर बना लेता हूं, तो सी से एक रेजिस्टेंस जा रहा है जो बी की तरफ है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और ये दोनों बी वाले पॉइंट हो गए, ये भी बी और ये भी दोनों बी से मिल गए, और बी से फिर एक वोल्टमीटर गया है सीधा का सीधा एंड पॉइंट पर, ये सी वाला है, और सी से एक सीधा रेजिस्टेंस भी जा रहा है डी पॉइंट को, एक यहां वोल्टमीटर लगा देते हैं और एक सीधा डी पॉइंट लगा देते हैं, है ना, भावनाओं को समझना थोड़ा सा, इसको थोड़ा कम कर देते हैं ताकि जगह मिल जाएगी। ये 3 वोल्ट की बैटरी थी, मिल गई, इसका रेजिस्टेंस पूछा गया कितना, सर इसका रीडिंग कितना होगा, आपने कहा सर देखो यहां का रेजिस्टेंस V1 होगा तो ये V2 नापेगा, अगर ये R है ये R है तो कितना होगा, ये पैरेलल में आ गए दोनों, R/2, इस वाले से कोई लेना देना रही नहीं गया, मतलब मेरे लिए तो सर्किट सिर्फ इतना रह गया कि सर देखो एक ये R/2 है और एक ये वोल्ट मीटर लगा है, यहां पर ये 3 वोल्ट की बैटरी है, ऊपर वाला तो पैरेलल में है तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इंडिपेंडेंट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, बैटरी आइडियल केस की है। तो आपने कहा ये R/2 है, इसका कितना था, आपने कहा 16R, तो बताओ कितना होगा, तो आपने कहा सर यहां से जो पोटेंशियल जाएगा यहां पर जो रीडिंग होगी, तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर डेल्टा V विल बी डिफाइंड एज, अगर आप 16R का मल्टीप्लीकेशन के साथ देखें, ये 3 वोल्ट है, तो 16R मल्टीप्लाइड बाई 3/16R प्लस R/2, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 32/33, 32/33 इंटू 3, आंसर निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 11 हो तो गया ये, तो 11 दूनी 32, 11 दूनी 22, 10 बच गया, 10 बच गया, तो 11 निम्मा फिर एक बच जाएगा, 2.90 लगभग आ जाएगा आंसर, मैच करा लो, देखो क्या फील आया, क्या मजा आया। तो वोल्ट मीटर जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मिनिमम मैक्सिमम की ही बात की जाए, मिनिमम मैक्सिमम की बातें जे एडवांस ने बहुत बार की है, देयर इज अ ग्रेट चांस कि वो इस बात पे हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फंडामेंटल्स को समझा हुआ है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि आईजी मैक्स का क्या रिलेशन है, कैसे। तो पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि भैया रीडिंग है क्या, अब इस पर बेसिक क्वेश्चंस की फ्रेमिंग जे एडवांस ने इस पर क्वेश्चंस की फ्रेमिंग की है बेटा। मैं अगर आपको बात करूं, मैं आपको दिखाऊं, तो ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, two identical moving coil going to having the resistance 10 ohm, full scale deflection 2 microampere, one of them is converted to the voltmeter of 100 millivolt full scale reading and the other into the ammeter of 1 milliampere full scale current, using the appropriate resistor, these are then used to measure the voltage and the current in the ohms law experiment with the resistance बराबर 1000 ohm. Register by using an ideal cell, which of the following statement is are correct, the resistance of voltmeter will be 100 kilo ohm. अब यहां पर एरर के साथ कैसे काम होगा, ये एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन जे एडवांस ने बनाया,
और आई रिस्पेक्ट दिस क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पर बहुत सारी चीजें एक साथ उन्होंने बड़े बढ़िया तरीके से पूछी। यहां पर उन्होंने रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर दिया नहीं है, यहां रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर दिया नहीं है। दे आस्क यू टू कैलकुलेट इट फर्स्ट, फिर सर्किट में लगाओ और फिर समझाओ क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को समझते हुए मैं आपको काफी ज्यादा इन डेप्थ क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें अपनी पॉसिबिलिटीज हैं और कैसे इफेक्ट अमीटर का आता है सर्किट के ऊपर, वो समझना। दोनों का रेजिस्टेंस 10 ओम है, एक को क्या बनाना है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 2 माइक्रो एम्पियर। 2 माइक्रो एम्पियर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन, अरे भाई साहब फुल स्केल डिफ्लेक्शन 2 माइक्रो एम्पियर कैसे बनाएंगे? तो आपने कहा देखो सर मुझे एक बात पता है, जब भी मैं गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करूंगा तो गैल्वेनोमीटर कैन रीड द मैक्सिमम करंट ऑफ अ लिमिट, इसकी अपनी एक आईजी मैक्स होती है। तो अगर आप इसे अमीटर में चेंज कर रहे हैं तो इसके अंदर इससे ज्यादा करंट नहीं जानी चाहिए। मतलब यहां से जो करंट आई आ रही है उसका, जब यहां का मैक्सिमम फिक्स है तो यहां का मैक्सिमम फिक्स करना पड़ता है हमको, क्योंकि यहां की मैक्सिमम फिक्स हो जाएगा। तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। और हम सभी को पता है दैट आई माइनस आई जी इंटू आर एस इट शुड बी इक्वल टू आई जी इंटू आर जी, अगर ये संट रेजिस्टेंस है। तो यही रेजिस्टेंस मैक्सिमम के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। तो आई मैक्स जो हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपली इक्वल टू आई जी मैक्स इंटू आर जी प्लस आर एस अपॉन आर एस। अब यहां से हमारे पास क्या क्या फैक्टर दिए गए, बोला गया 2 माइक्रो एम्पियर की करंट बना सकते हैं, गैल्वेनोमीटर 10 ओम का है। तो आपने कहा कि सर देखो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 2 माइक्रो एम्पियर, गैल्वेनोमीटर है 10 का, प्लस आर एस पता नहीं कितना होगा, और यहां पे लिख दिया आर एस इट शुड बी इक्वल टू आई मैक्स। और आई मैक्स कितना चाहिए, स्केलिंग एंड अदर इनटू द अमीटर ऑफ 1 मिली एम्पियर। अब 1 मिली एम्पियर का मतलब क्या हो गया, तो 1 मिली एम्पियर मतलब फुल करंट मैक्सिमम, तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6, इससे 10 की माइनस 3, मिस्टेक, इधर जाएगा तो ये 1000 हो गया। 1000 शुड बी इक्वल टू 10 प्लस आर एस अपॉन आर एस। अगेन देखो तो आर एस बहुत छोटा निकल के आएगा, और आप देखो जरूर इसको कि आपने कहा इसका मतलब 1000 का रेशियो आना इसके ऊपर, इसका मतलब आर एस की वैल्यू बहुत छोटी होगी। तो अगर मैं देखूं तो वी कैन इग्नोर दिस आर एस एज वेल। अगर चाहोगे तो कुछ 1000 आर एस बराबर 10 प्लस आर एस है, तो 999 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आर एस विल बी इक्वल टू 0.001 ओम। सही लिखा ना मैंने, 1000 आर एस इज इक्वल्स टू 10, तो आर एस बराबर 1/100 ओम, 0.01, ये सेंटर रेजिस्टेंस आ गया। ये मैं एक पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपके मन में सारी बातें आ जाए बेटा। एंड वन ऑफ देम इज कनेक्टेड टू द वोल्टमीटर ऑफ 100 मिली वोल्ट। अच्छा सर, वोल्टमीटर कन्वर्जन की जब बात आती है, जब मैं गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कन्वर्जन की बात करता हूं, अब ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत सारे प्रैक्टिस किए होंगे, बट आई वांट किसका रियलिस्टिक, क्योंकि सबका कुछ वैल्यूज अलग अलग हो सकता है। तो आपने कहा सर देखो जब मैं वोल्टमीटर की बात करूं तो मेरे लिए क्रिटिकल वैल्यूज क्या है। आपने कहा देखो जब वोल्टमीटर होता है तो वोल्टमीटर का मतलब क्या है, एक गैल्वेनोमीटर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, यही तो वोल्टमीटर है। और इसको अगर आप किसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाते हो तो आपने कहा कि सर मैं क्या नापना चाहता हूं, आपने कहा कि आप नापना चाहते हैं 100 मिली वोल्ट। 100 मिली वोल्ट का मतलब कितना हुआ, आपने कहा यहां से जाने वाली करंट आईजी इंटू आर जी प्लस ये जो रेजिस्टेंस आर नॉट होगा, इट शुड बी इक्वल टू 100 मिली वोल्ट। 100 मिली वोल्ट का मतलब 10 की पावर -3। आईजी कितना हो गया, आपने कहा सर 10 की पावर -6, 2, अच्छा 2 तो हट गया था क्या, यहाँ पे माय मिस्टेक, यहाँ पे 2 भी तो एक था, तो ये 20 बचेगा ना, मल्टीप्लाइड बाई 2 है तो अगर मल्टीप्लाई 2 होगा तो ये 1000, यहाँ पे 500 बचेगा। जीरो पॉइंट जीरो वन की जगह 1/500
सॉरी 1/50 आ जाएगा, माय मिस्टेक। 1/50 का मतलब हो गया 0.02, 2/100 लिख सकते हैं, 0.02, ठीक है ना। अब हम यहां पे बात करेंगे तो ये क्या बन गया, 10⁻⁻6 इंटू आर जी प्लस आर नॉट। अरे भाई साहब क्या हो गया, हाँ ये 10⁻⁻5, 10⁻⁻1 बचेगा और यहां जाएगा तो 10⁻5, तो आर जी प्लस आर नॉट इट शुड बी इक्वल टू 10⁻5। तो यहां से आर नॉट के लिए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आ गई 1,00,000, है ना, 10⁻5 ओम्स। तो आपने कहा पहले तो आपको ये करना पड़ेगा सब कुछ सही है। तो ये 100 मिली वोल्ट का हो गया, 1 मिली एम्पेयर इसको लेगा। अब आपने कहा अब दीज आर देन यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज एंड करंट इन द ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट ऑफ आर बराबर 1000 ओम यूजिंग बाय यूजिंग एन आइडियल सेल, विच ऑफ देम आर करेक्ट और इनकरेक्ट, क्या है जरा अब आप समझाइए। तो अब आपने ये बना दिया एक वोल्ट मीटर, बहुत बढ़िया। अब सोचो ओम्स लॉ लगाने जा रहे हो, एक आइडियल सेल ले लिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, इसको एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने जोड़ा, तो हमेशा अमीटर वोल्टमीटर जब भी आप ओम्स लॉ लगाएंगे तो ये आपका सीरीज में वोल्टमीटर, सॉरी पैरेलल में वोल्टमीटर और सीरीज में अमीटर आपका अप्लाई कर दिया जाएगा। और अगर ये कंडीशन आपकी बना दी गई मेरे दोस्त, तो आपके पास कोई भी बैटरी होगी ई, जो भी बैटरी ई होगी। अब सोचना जरा, ये आ गया अमीटर, अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आपने कहा देखो सर अमीटर अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास एक ये गैल्वेनोमीटर, मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखना, अमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा जनरली इग्नोर कर दिया जाता है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर जो होगा वो आर जी इंटू आर एस अपॉन आर जी प्लस आर एस, तो हमेशा ये शंट से भी छोटा होगा। होगा कितना, तो आपने बोला सर ये हो जाएगा 10 इंटू 0.02 अपॉन 10 प्लस 0.02। तो अगर आप फंडामेंटली देखेंगे तो ये हो गया 10 इंटू 0.02 अपॉन 10.02, तो वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.02 आ जाएंगी। देख लीजिए कुछ गलती तो नहीं हुई है, कहीं एरर एक बार चेक जरूर कर लेंगे, है ना। मैंने शायद 1/5 0.2, अगर मैं इसमें ठीक है, ठीक है ना बेटा, है ना, चेक कर लेना कहीं कोई गलती ना हो। तो ये 0.2 हो गया। अच्छा भाई ये वोल्टमीटर क्या है, आपने कहा सर रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर अभी हमने निकाला है 10⁵ ओम, ये भी एक बार चेक कर लेंगे सही निकाला ना हमने। आईजी बेटा आरजी हमको 10 दिया गया था, आर नॉट आईजी हमको 1 मिली एम्पियर, और ये 100 मिली वोल्ट का निकालना था। अगर ये 100 मिली वोल्ट है तो 100 इंटू 10⁻³ का पुटअप करना था, जो कि मैंने यहां से आपका पुटअप कर दिया। नाउ आई एम कटिंग इनटू द सिचुएशन कि अब अगर मैं यहां पे बात करता, और ये कितना दिया गया 1000 ओम, दिस इज गिवन एज 1000 ओम, ठीक है ना, करेक्ट है, करेक्ट है। अब मैं आपसे पूछता कि बेटा बताओ सबसे पहले कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ, अगर ये रेजिस्टेंस बहुत छोटा है तो द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द आर विल बी कितनी होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू, द अमीटर की रीडिंग कितनी होगी, और द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर विल बी 0.02 हम राउंड ऑफ टू द सेकंड डेसिमल, वेरी गुड। और द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर विल बी 100 किलो ओम, ये भी बात बिल्कुल सही है, हमारा निकल के आ गया। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर विल बी, इसकी आर की जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये पूछा गया। अब आपने कहा कि सर मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर बतानी है, वोल्टमीटर की रीडिंग नहीं बतानी, आर की मेजर्ड वैल्यू बतानी। तो आर की मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, आपने कहा सर आर की जो मेजर्ड वैल्यू होगी, आर मेजर्ड, इट इज वेरी सिंपल डिफाइंड एज डेल्टा वी अपॉन आई, जो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर आई होगी। अगर ध्यान से समझा जाए तो ये रेजिस्टेंस तो बहुत छोटा है 0.02 ओम, इसका अप्रोक्सीमेटेड रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो 1000 ओम आएगा। मैं अच्छा इसको मैं थोड़ा सा आपको दर्शा देता हूं ताकि आपके पास सर्किट एकदम प्रॉपरली आपकी नजर के सामने आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ, सॉरी रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर की, रीडिंग ऑफ अमीटर पहले देख लेते हैं। अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत छोटा है तो उसका सर्किट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बेटा, ये दिखाई पड़ रहा है 0.02 ओम है, तो वी कैन वेरी सिंपली से इट इज सिंपली इक्वल टू ई अपॉन इसका रेजिस्टेंस। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, आपने कहा सर ये हो जाएगा 1000
10⁻³ इंटू 10⁻⁵ अपॉन 10⁻³ प्लस 100 इंटू 10⁻³ 100 किलो ओम, है ना, यही तो है। तो अगर हम यहां पर बात करते तो ये 101 इंटू 10⁻³ आ जाता, तो ई मल्टीप्लीकेशन में ऊपर चला जाता 101 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻³ इंटू 10⁻⁵। जरा ध्यान से देख लो बेटा, 10⁻³ से ये 10⁻³ कैंसिल हो गया। वी कैन वेरी सिंपली से, अच्छा आर इक्विवेलेंट भी मैं यही लिख ही देता हूं ताकि बहुत इजी रहेगा। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आपने कहा 100 किलो ओम है, 100 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ अपॉन 100 इंटू 10⁻³ प्लस 10⁻³ है ना। तो वी कैन वेरी सिंपली से कि 10⁻³ तो कैंसिल हो गया, ऊपर एक बच गया 10⁻³, तो आपने कहा एक 10⁻³ कैंसिल, तो 100 इंटू 10⁻³ अपॉन 101, यहां बन गया 10⁻³ कैंसिल हो गया। तो आर इक्विवेलेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 100/101 गुणे 10⁻³ और अगर आप यही चीज यहां पर लिखते तो करंट आई की वैल्यू निकल के आ जाती ई इंटू 101/10⁵। आई आ गया। आपने कहा सर बहुत बढ़िया, अब यहां पर बात आती है रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर की। बहुत बेसिक से पॉइंट्स हैं, क्योंकि यहां पर हमने देखा, अगर मैं डायरेक्टली बोलता तो मैं एक लाइन में बोलता कि यार कुछ खास बड़ा काम नहीं सर, जो 1000 ओम का है उसकी रीडिंग तो 1000 ओम के, लेकिन यहां उन्होंने जब ये ऑप्शन दिया ना जब फर्स्ट टाइम, तो ये बड़ा प्यारा ऑप्शन आया कि 978 से 982 के बीच में कहीं पर आपकी रेंज बन जाए कि कितना आप इफेक्टिव कैलकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा भाई, अब जरा यहां पे देखना, तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर क्या आ गया, आपने कहा रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर की बात करते तो इट इज सिंपली इक्वल टू ई ओनली, क्योंकि ये तो खास रेजिस्टेंस है ही नहीं भाई, इसके रेशियो डिवाइड भी करते तो खत्म ही होता, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत हैवी है, ये तो बहुत जीरो, तो पूरा का पूरा इसी के क्रॉस आ गया, आइडियल वोल्टमीटर की तरह मान सकते हैं। तो आपने कहा कि सर आर मेजर्ड कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे डेल्टा बी मतलब ई अपॉन दिस फैक्टर आ गया। तो ई अपॉन दिस फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो ई अपॉन आई, तो ई अपॉन ई इंटू 101 गुणे 100 गुणे 10⁻³ या 10⁻⁵ जो था, ई से ही कैंसिल हो गया, तो आर मेजर्ड आ गया अपने पास 100/101 गुणे इतने किलो। अब अगर आप कैलकुलेट करते हैं, इफ यू सी दिस पर्टिकुलर वैल्यू, तो वी कैन वेरी सिंपली से कि देखो भैया मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि 100 डिवाइडेड बाई 101 कितना हो गया, 990। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज जो हैं वो यहां पर निकल के आ जाएंगे। अब अगर आप इसका 0.02 ओम एडजस्ट करना शुरू करेंगे, मतलब जो आपका रीडिंग है, और यहां से आप, सॉरी मैं इसको पहले ऐसे कर दूं 0.02 ओम, और रीडिंग ऑफ आर इक्विवेलेंट ये ऐसे कर दूं। हाँ, कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, आंसर मैच करना चाहिए था 990, कुछ गलती की है क्या? एक सेकंड, यहाँ पर हमने GIGR, ये 2 था ना बेटा, ये बेटा IG यहाँ पे 2, अरे यार शिट मैन, 2 माइक्रो एम्पियर थी, तो 2 माइक्रो एम्पियर होगी तो इसमें अपॉन 2 आएगा, अपॉन 2 का मतलब 10⁵/2, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटेड अगर आप बात भी करते हो तो 10⁵5 मतलब 1 लाख, मतलब 50,000 आ जाएगा ये, तो ये R0 हो जाएगा, जाके आपका RG माइनस कर दोगे तो 49,990, ये R0 आ जाएगा। ठीक है, ये गलती हो गई थी, मतलब यहाँ पर आपका फैक्टर जो होगा वो बाई 2 से आ जाएगा, जहां पर आपका 1 लाख कर रहे थे आप, यहाँ पूरे फैक्टर में बाई 2 और करना पड़ेगा आपको, तो यू हैव टू पुट 1/2 ओवर हियर,
तो कैलकुलेशंस में थोड़ा सा चेंज और आ जाएगा, दैट आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे एक सेकंड रुक जाना बस, ये थोड़ा सा वैल्यूज चेंज होंगी, आर इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी, या देखिए तो सिर्फ बाई 2 का तो मल्टीप्लिकेशन है, तो बाई 2 एक यहाँ आएगा और एक बाई 2 इधर आ जाएगा, तो 101 ना होके ये आ जाएगा जाके तुम्हारे पास 100/2 50, तो यहाँ पर आपके पास 51 बन जाएगा और ऊपर बन जाएगा 50, तो 50/51 का फैक्टर आ जाएगा बेटा ये। सॉरी यार, वो जल्दी में गलती हो जाती है, एक एक गलती फिर भारी पड़ जाती है, 50-51, ठीक है ना। द सेम थिंग हैपन ओवर हियर ऑल्सो, तो यहाँ पर भी आपका जो फैक्टर आएगा वो 51/50 इंटू 10⁻³ का रहेगा इन ऑल द प्लेसेस। प्लीज कीप दिस इन माइंड कि यहाँ पर 100/2 का फैक्टर है, यहाँ भी बाई 2 का फैक्टर है, तो वो 100/2 50 हो जाएगा, तो इट अगेन कम्स आउट टू बी E/50 इंटू 50। अगर हम वैल्यूज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका फैक्टर जो आएगा वो 50/51 का आना चाहिए। भाई मैं कहूँ कुछ गलती, 50/51 में आंसर मैच कर रहा हो, करना चाहिए, है ना। जल्दी से कर लेते हैं, 50/51 980, हाँ ये करेक्ट है, इट्स कम्स आउट टू बी 980। ये रीडिंग आएगी। अब इसमें 2-3 बातें थी जो समझने के लिए बहुत जरूरी हैं, ये बात समझ में आती है, थोड़ी सी 2 रुपए गलती हो गई थी, 2 रुपए वाली कह रहे हैं, 2 की गलती हो गई थी, तो आई थिंक वो अपन को मर्ज कर लेनी है। बाई 2 का एक मिस्टेक हो गया था, आई थिंक आप लोगों ने इसको सेटल कर लिया होगा। तो नाउ द पॉइंट इज देयर कि अगर इस क्वेश्चन को देखें तो सर्किट के अंदर जब भी आप वोल्टमीटर अमीटर यूज कर रहे हैं तो अमीटर का जनरली रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो अमीटर का बहुत बड़ी दखलंदाजी सर्किट के करंट पे नहीं पड़ती है, बट वोल्टमीटर की बहुत पड़ती है। तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस निकालने के बाद ही आप करें, और इसीलिए मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व भी कराए, कई सारे क्वेश्चंस आपने किए भी, एंड दैट इज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई थिंक ये भी एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है जो हम सबको सॉल्व करना चाहिए। द सर्किट शोन कंसिस्ट ऑफ द 3 आइडेंटिकल वोल्टमीटर A, B एंड C, 5 रेजिस्टर्स एंड एन आइडियल बैटरी, फाइंड द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर इन द टर्म्स ऑफ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। अब सोचो, अब ये क्या दे दिए गए, आइडियल बैटरी, और ये क्या दे दिए गए हैं, तो आपको टर्मिनल वोल्टेज देने हैं जो 3 आइडेंटिकल आइडियल वोल्टमीटर दे दिए, आइडेंटिकल आइडियल। अब सोचो क्या है, अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, इसका ही बहुत ज्यादा, इसका ही बहुत ज्यादा, अरे कितना भी ज्यादा होगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में लगाएंगे, मतलब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि बेटा एक आइडियल वोल्टमीटर को ऐसे कनेक्ट कर दिया गया, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, बताओ इसकी रीडिंग क्या होगी, क्या ये रीडिंग देगा कि नहीं देगा। आपने कहा सर आइडियल है, इससे करंट फ्लो ही नहीं करेगा। अरे भैया आइडियल का मतलब आर टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है, तो आई टेंडिंग टू 0 होगा, नेट इज 0 नहीं हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि इसकी रीडिंग कितनी आएगी, आपने कहा इसकी रीडिंग निकल कर आ जाएगी, दैट इज अगेन 10 वोल्ट्स ओनली। तो आपने अगर मैं इस केस से बात करता हूं तो यहां पे 3R बराबर है, तो ये पोजीशन आ गई टू वी नॉट बाई 3 की। अगर मैं देखूं तो ये भी R 2R, तो यहां का पोटेंशियल भी जो हो जाएगा 2V0/3 होगा, और यहां का भी V0/3 हो जाएगा। और ये 3 के तीनों वोल्टमीटर इस तरीके से लगे हैं, तो आपसे पूछा जाए बताओ इनकी रीडिंग क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट वी नीड टू टेक केयर ऑफ द 2 सिंपल थिंग्स, कि कितना करंट जाएगा और किस तरीके से। तो आपने कहा सर करंट इस तरीके से फ्लो करेगा क्योंकि सब आइडेंटिकल है, सबका रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं, क्योंकि कुछ तो करंट जाएगा ही जाएगा ना भाई, कितने भी आइडियल हो, करंट बहुत छोटा होगा बट वो इतना छोटा होगा कि वो आपको रीडिंग तो दे ही देगा। तो आपने कहा सर देखो अगर मैं यहां जंक्शन का पोटेंशियल निकाल लेता हूं, अगर मैं इसको V बोल दूं तो मैं बोल सकता हूं कि जंक्शन का पोटेंशियल अगर मुझे आ गया तो मेरे पास सारी कहानी खत्म हो गई, B माइनस 2V0/3 अपॉन R प्लस V माइनस V0/3 अपॉन R प्लस V माइनस 2V0/3 अपॉन R, इट शुड बी इक्वल टू 0। तो मैंने इस जंक्शन का पोटेंशियल निकालने की कोशिश की, मैंने कहा देखो भाई क्योंकि यहां नोडल लगा सकता हूं तो मैं कितनी करंट चार दिशाओं में जाएगी, तो मैंने इस पूरे सेटअप को यहां उठा के यहां बीच में डाल दिया। मैंने कहा भाई जंक्शन का पोटेंशियल निकाल लेते हैं, एक लाइन में अपने पास सीधे सीधे आंसर निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो R तो 0 हो गया, तो ये V जुड़ के 3V हो जाएगा, 3V माइनस 2, 2 1 3, 3 2 5, 5V0/3। तो यहां से V बराबर निकल के आ गया 5V0/9। आपने कहा बस हो गया काम। अब अगर ये 5V0/9 है तो यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 2V0/3 माइनस, तो 2V0/3 को सोचो ऐसे लिख सकते हैं, 3 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6V0/9, तो ये हो गया V0/9। सिमिलरली यहां का भी हो जाएगा V0/9, और इसके अक्रॉस जो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस इट कम्स आउट टू बी, अगर मैं यहां का डेल्टा भी सोचता तो ये हो जाएगा V0, तो इसको लिख देंगे 3V0/9।
तो 5 तो 2V0/9 बन गया, खत्म। तो इन दोनों की रीडिंग V0/9, इसकी रीडिंग 2V0/9, खत्म, पिक्चर क्लोज। समझ में आता है? तो एक बहुत प्यारे क्वेश्चंस, बहुत बेसिक सेटअप्स, और इनके थ्रू आप इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द वोल्ट मीटर्स। अब हम लोग बेटा डिस्कशन करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस, इसका नाम है ओम मीटर। अगर मैं ओम मीटर की बात करूं तो ओम मीटर के अंदर हमारे पास एक फंडामेंटल कंसेप्ट्स निकल कर आ जाते हैं। ओम मीटर होता क्या? आपने कहा नाम समझ में आ रहा है, जो ओम को नापे। ओम मीटर क्या होता है? जो ओम को मेजर करे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगर ओम को मेजर करना है तो कैसे काम करता है? आपने कहा देखो बहुत सिंपल सी डिवाइस है। डिवाइस के अंदर एक बैटरी है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक अमीटर है। इन तीन को मिला के बोल देते हैं ओम मीटर। इसको किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस लगा दोगे तो अगर आपको बैटरी का ईएमएफ पता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस पता है, करंट ये एमीटर बता देगी कितनी आ रही भैया। करंट अगर बता देगा तो वी कैन वेरी सिंपली से दैट आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर। तो आर बराबर क्या हो गया? आपने कहा सर आर बराबर हो जाएगा ई अपॉन आई माइनस आर, खत्म। ये पूरा सेटअप। यहां नोन क्या है हमें? यहां पर नोन क्या होता है हमें? यहां पर नोन है हमें ई एंड स्मॉल आर, और हम मेजर क्या करते हैं? हम मेजर करते हैं आई। हम डिक्लेयर क्या करते हैं? हम डिक्लेयर क्या करते हैं? कैपिटल आर। तो पहले समझो हमें क्या क्या पता है, क्या मेजर किया और क्या डिक्लेयर कर दिया। दिस इज कॉल्ड द ओम मीटर। इसको बोलते बेटा ओम मीटर। इसके बहुत फंडामेंटल अलग अलग यूजेस भी हैं, लेकिन हम लोग एक बेसिक ओम मीटर की बात कर रहे हैं जो बेसिक सेटअप्स के बारे में यूज करते हैं, और बाकी जगहों पर हम इसको और अलग अलग तरीके समझ भी सकते हैं। अब अगर मैं ओम मीटर की बात करूं तो ओम मीटर पे एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन जो पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया था होम मेड ओम मीटर, है ना, कंसेप्ट होम मेड ओम मीटर की बात कर रहे हैं। द होम मेड ओम मीटर कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज connected batteries, a resistance and an ammeter. A student construct two such ohm meter using non-identical components and calibrate them by measuring the same set of unknown resistances. These two ohm meters are together connected in parallel with an unknown resistance R as shown in the figure. If one of the ohm meter again एक बैटरी, एक इंटरनल रेजिस्टेंस, एक अमीटर, ठीक है ना, एक बता रहा है R बराबर 30 ओम, R2 बराबर 60 ओम, फाइंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर। इसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा गया। ये कैसा है? आपसे बोला गया एक रेजिस्टेंस है एंड एन अमीटर। स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट टू सच ओम मीटर यूजिंग नॉन आइडेंटिकल, वर्ड देख रहे हैं, नॉन आइडेंटिकल कंपोनेंट्स एंड कैलिब्रेट देम बाय मेजरिंग द सेम सेट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। कंसेप्ट बहुत सिंपल है। जो आर डिक्लेयर होगा उसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि उसका ई कितना था, उसका आई कितना था, उसका R1 कितना है, बस इतना ही मतलब है। जरा जल्दी से दिमाग लगाओ। लगाया दिमाग? अब देखो ये डिक्लेयर्ड वैल्यू। अब लेकिन यहां पर समस्या क्या, दो लगा दिया आपने, तो अगर, और दोनों कैसे नॉन आइडेंटिकल लिखा है, तो मतलब इसको अगर मैं E1 मान लूं, इसको मैं R1 मान लूं, और यहां से करंट कुछ I1 मान लूं, सुनते रहना, यहां से I2 मान लूं, इसको E2 मान लूं, इसको R2 मान लूं, ठीक है। तो ये वाला क्या बोलेगा? अरे ये बोलेगा भाई साहब देखो रेजिस्टेंस जो मेरे हिसाब से R2 बोल देता हूं उसको, इट इज इक्वल्स टू E2 अपॉन I2 माइनस R2। ये कहेगा भाई साहब मेरे हिसाब से तो ये, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 60 ओम। और अगर मैं इस सेम सेकंड स्टेप की बात करूं, सेकंड की बात करूं, तो वी कैन वेरी सिंपली से कि देखो यार R1 जो हो जाएगा इट इज इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 सॉरी E1 अपॉन I1, E1 अपॉन I1 माइनस R1। ये कितना दे दिया गया? 30 ओम। लेकिन इनको कौन बताए कि भैया दो दो लगे हुए, तुम्हारे अकेला मीटर नहीं है, क्योंकि यहां से जाने वाली करंट तो I1 और I2 दोनों ही जाएंगी। तो आपने कहा सर ये एक्चुअल वैल्यू तो नहीं है। मैंने कहा यार अगर मैं लूप लॉ लगाऊं तो मेरे को दिखाई पड़ता है कि E1 माइनस I1 R1 माइनस I1 प्लस I2 इन 2R, इट शुड बी इक्वल टू 0 अगर मैं इस वाले लूप की बात करता हूं।
और नीचे वाले लूप की बात करूं तो E2 माइनस I2 इंटू R2 माइनस I1 प्लस I2 इंटू R, इट शुड बी इक्वल टू 0। आपने कहा चाहिए क्या? मैंने कहा ये चाहिए। आपने कहा काम करो, I2 से डिवाइड करो, इसमें I1 डिवाइड करो, इसमें I2 डिवाइड करो। बहुत बढ़िया। तो आप ध्यान से देखना, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि 0 है तो उससे डिवीजन से कोई खास फर्क पड़ता नहीं, तो इसको मैंने I1 से डिवाइड कर दिया, इस पूरे को मैंने I2 से डिवाइड कर दिया। ध्यान से, नजरें ऊपर। ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन गया? ये बन गया E1 अपॉन I1 माइनस R1 माइनस, यहां पर I1 जाएगा तो 1 प्लस I2 अपॉन I1 इंटू R, और ये इसके बराबर हो गया। 0 है तो इसको इक्वल किधर ले आते हैं, और यहां सेकंड वाले में बन जाएगा जाके E2 अपॉन I2 माइनस R2, इट शुड बी इक्वल टू 1 प्लस I1 अपॉन I2 इंटू R। अच्छा, इसकी वैल्यू हमको दे दी है, इसकी वैल्यू हमको दे दी, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? आपने कहा ये 30 ओम के बराबर, ये किसके बराबर? आपने कहा 60 ओम के बराबर है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो अगर इसको ध्यान से घूरा जाए और इस फैक्टर को अगर मैं के बोल दूं, तो इस फैक्टर को हम क्या बोल सकते हैं? 1 अपॉन के। अगर एक के है और एक 1 बाई के है, तो वी कैन वेरी सिंपली से दैट 1 प्लस के इंटू आर, इट इज इक्वल टू 30, तो 1 प्लस 1 अपॉन के इंटू आर, इट इज इक्वल टू 60। आप इसको तुरंत डिवाइड कर सकते हैं, राइट? तो 1 प्लस के अपॉन इट शुड बी इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन के, ये 2 का इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये इधर 1 बन जाएगा, एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के ऑल्सो ओवर हियर। जरा ध्यान से देख लेंगे एक बार सभी लोग। तो के की वैल्यू आई थिंक 1/2 निकल के आ जाएगी। इक्वेट कर दो तो के कितना आ गया? 1/2। जैसे आप इसको इक्वेट करेंगे, देखो के 1/2 आ गई, के 1/2 आ गया, यहां पे पुट कर दिया, 1 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 30 है, तो भैया मेरे पास आंसर निकल के आ गया। 1 प्लस 1/2 इंटू आर, इट इज इक्वल टू 30, तो ये 3/2 इंटू आर बराबर 30, तो आर बराबर आ गया 20 ओम। आप यहां या यहां पर पुट कर देते, यहां 1/k पुट कर देते तो 3 हो जाता, 2 1/2 बंदा 1/2 को 2 पर रहता, 2 प्लस 1 3, 60/3 20 ओम। कहीं से भी निकाल दो, आंसर आ गया। तो आंसर कितना आ गया? 20 ओम। बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपका इंस्ट्रूमेंट खत्म। क्या बात समझ में आती है बेटा? अब आते हैं एक और महारथी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, जिसकी बातें तो बहुत होती हैं, की कहानियां भी बहुत हैं। आइए उसके बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। और एक और इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सुंदर सा, नादान सा बच्चा है ये, पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर में हमें बस 2 बातें समझ लेनी। मैं हर बच्चों को एक ही बात बोलता हूं कि तुमने अगर 2 बातें समझ ली तो सर्किट तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, सर्किट में कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले एक होता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। आपने कहा सर ये कौन सी नई बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? पढ़ लिया ना बचपन से भाई। तो अगर ये बात है तो आपने बोला कि एक ये बैटरी हो गई, यहां पर अपना एक वायर है, this wire may have a different kind of situations with it, but what is constant is वो समझना जरा, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो समझना, या बेसिक्स क्या है वो समझ लेना। अगर यहां पर एक ईएमएफ ई है, इसका अंडर रेजिस्टेंस आर है, और ये एक वायर लगा हुआ है, इसका कुछ भी रेजिस्टेंस होता है, आई डोंट नो। पोटेंशियोमीटर इज अगेन इज ऑल अबाउट कंपैरिजन, कंपेयरिंग द थिंग्स। बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं कि हम पूरा रेजिस्टेंस निकालें भी, हम सिर्फ कंपैरिजन से भी अपना बहुत सारा काम कर लेते हैं। आपने कहा मतलब क्या हुआ? मैंने कहा देखो भाई, अब जब कोई करंट यहां जाएगी तो अच्छी बात है, ये वायर कैसा भी हो, हर एक जगह से जाने वाली करंट सेम रहेगी। द करंट विल बी सेम थ्रू आउट द ऑल क्रॉस सेक्शंस इन द वायर। ये प्राइमरी सर्किट है, ये इसका वायर है। इसमें एक छोटा एलिमेंट ले लो बेटा। अगर एक छोटा एलिमेंट जिसकी मोटाई आपने dx ले ली, और यहां से कोई करंट आई जा रही, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा dv बराबर i इंटू dr। और अगर आप dr को लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो रो इंटू dx अपॉन ए। बस यही परम है, यहीं से अपनी कहानी सेटल हो जाती है। अगर हम यहां से बात करें और मैं इस बात को समझ लूं
कि बेटा कुछ नया काम नहीं है, दिस इज डीबी बाई डी एक्स, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यहां से आपके पास सारी डेफिनेशन है, स्लोप ऑफ बी एक्स ग्राफ, सब कुछ, कुछ भी पूछा जाए एक लाइन के आंसर है सारे के सारे, आई इंटू रो अपॉन ए। अब सबसे पहले यहां पर आता है इफ वायर इज यूनिफॉर्म। अगर वायर यूनिफॉर्म है, ऑफ यूनिफॉर्म एरिया एंड रेजिस्टिविटी। अब मैं आपको समझाता हूं कि अगर जे एडवांस आपके साथ खेलेगा, ऐसे करेगा, तो क्या क्या चेंजेस कर सकता है। पहला होता है, चेंजेस तीन तरीके के बनेंगे। पोटेंशियोमीटर के सारे केसेस क्या क्या है मैं आपको एक एक करके एक एक जगह समझाऊंगा कि क्या क्या जगह कैसे कैसे मॉडिफिकेशन के थ्रू आपसे क्वेश्चन नए नए पूछे जा सकते हैं। अगर आपने इस फंडामेंटल को समझ लिया तो पहला कंसेप्ट आता है जहां पर हम बात करते हैं कि चेंजिंग इन द वायर, इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज किया जाए, इसकी रेजिस्टिविटी में कोई चेंज किया जाए, इसका कोई फंक्शन दिया जाए, एरिया का फंक्शन, रेजिस्टिविटी का फंक्शन, इसके शेप का फंक्शन कुछ दे दिया जाए, वन चेंज दैट इज पॉसिबल, पहले समझते रहना। उसके करस्पॉन्डिंग यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल अलग अलग होगा, लेंथ अलग अलग आएंगी। सेकेंड चेंज आता है दैट इज पॉसिबल इन केस ऑफ सेकेंडरी सर्किट, जब आप इसको मैच करोगे। थर्ड केसेस आते हैं जहां पर आप इस इंटरनल रेजिस्टेंस का थोड़ा छेड़ना शुरू करते हो, क्या इसको चेंज कर देंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए सर्किटल वैल्यूज का पता होना ज्यादा जरूरी होता है। ये चेंजेस कम पॉसिबल है क्योंकि इसके चेंज से पूरे सर्किट के डायनामिक्स बदल जाते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट पूरा का पूरा बदल जाता है, तो वो कम होने की संभावना है। पहली संभावना है कि चेंजिंग द वायर डायमेंशंस और रेजिस्टिविटी। अगर वायर यूनिफॉर्म केस में है, जो 99% केसेस आप लोगों ने अभी तक देखे होंगे, वो इसमें यूनिफॉर्मिटी है। अगर रो भी एक कांस्टेंट है और एरिया भी कांस्टेंट है, तो वी कैन वेरी सिंपली से दैट dv इज इक्वल्स टू आई रो ए डॉट dx। यहां से बोल सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस एक बहुत बेसिक सी कहानी बन गई है, x के साथ बदल रहा है, ये पूरा कांस्टेंट है, तो ये c की तरफ बाहर आ जाएगा, c इंटू डेल्टा एक्स, यही आपका डेल्टा v हो जाएगा। और ये हम लोग करते भी आते हैं कि भैया कितना लेंथ आगे है, कितना डेल्टा एक्स ने टच किया है, और उसके हिसाब से हमारे वेरिएशन आ जाते हैं। बात समझ में आती है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे दो तरीके के होते हैं, जरा एक बार जल्दी से क्विकली नजर मार लेते हैं, है ना। पहला तो बात आता है कंपैरिजन का। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। अब बेटा अगर यहां पर एक प्राइमरी सर्किट है, प्राइमरी सर्किट की बैटरीज को जनरली हम लोग चेंज नहीं करते हैं, ये हमेशा याद रखना। सर्किट के अंदर बदलाव हमेशा वायर के लिए किया जाएगा। इनिशियल अगर यहां पर है, इनिशियल पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि हाई वोल्टेज मस्ट बी कनेक्टेड विद द हाई वोल्टेज, तभी आपका नल पॉइंट नजर आएगा, अदरवाइज नल पॉइंट के ऑब्टेन होने के कोई चांस नहीं रहते हैं। E1 E2, तो अगर एक को हटाते हैं दूसरे को लगाते हैं तो करस्पॉन्डिंगली आपकी वैल्यूज जो है वो अलग अलग आ सकती हैं। नल पॉइंट का मतलब क्या होता है? नल पॉइंट इज द पॉइंट जहां पर दो सर्किट एक दूसरे से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और जिन दो पॉइंट के बीच में आपने वायर को और जॉकी को कनेक्ट किया है, जिन दो बिंदुओं के बीच में कनेक्ट करने से नल पॉइंट ऑब्टेन होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के आपस में बराबर हो जाते हैं। जब करंट ही कोई एक्सचेंज नहीं होती सर्किट के बीच में, इसका मतलब दोनों सर्किट एक दूसरे से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। तो जब हमारे नल पॉइंट की कहानी की बात आती है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट नल पॉइंट सबसे यही होता है two circuits become
इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर्स। पहली चीज, जिन दो बिंदुओं के बीच में वायर और जॉकी को कनेक्ट करने से नल पॉइंट आया है, उन पॉइंट के बीच का पोटेंशियल भी आपस में बराबर हो जाता है। अगर ये डिस्टेंस L1 है तो वी कैन वेरी सिंपली से दैट dV इज सिंपली इक्वल टू सम क्योंकि यूनिफॉर्म वायर है डॉट dl हो जाएगा। तो अगर मैं E1 की बात करता तो C टाइम्स ऑफ L1 के प्रोपोर्शनल, और E2 की बात करता तो इसको बोलते हैं लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी निकल के आ जाती है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वायर एंड यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी। तो आपके केस में सिंपल सी कहानी आ जाती है दैट E1 अपॉन E2 इट्स सिंपली नथिंग बट L1 अपॉन L2। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखें, अगर रेजिस्टिविटी वेरिएबल हो गई तो उस केस में हमें कैसे सोचना है, आइए जरा समझते हैं। आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा बेटा यहां पे, अब ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एक वायर है, बना लेते हैं प्रॉपर। आपसे ने बोला कि मेरे पास एक बैटरी है 20 वोल्ट्स की, एंड द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड at a distance of 40 centimeter from one end. If a 30 volt battery is connected, find the location of null point, find the location of null point, find the location of null point. फाइंड लोकेशन ऑफ नल पॉइंट। आपने कहा ये 30 वोल्ट का है, ये 20 वोल्ट का है। अब नल पॉइंट का लोकेशन क्या है, इसको जरा एक बार समझ लेते हैं। तो आपने कहा कि सर यहां पर एक कैच है कि जो रो है इट इज इक्वल्स टू रो नॉट टाइम्स ऑफ एक्स बाई एल। फाइंड द नल पॉइंट फॉर 30 वोल्ट बैटरी। अब आपने कहा सिंपल, सिर्फ एक फंडामेंटल कहानी, दैट डीवी जो होगा ये क्या है, रो ए सॉरी रो डी एक्स अपॉन ए इंटू आई। करंट तो बेटा हर एक में कांस्टेंट ही जाएगा, चाहे वायर की कैसी भी रजिस्टिविटी हो, कितना भी वेरिएबिलिटी ले आओ, भाई करंट जो यहां से एंट्री लेगा करंट वो यहां से एग्जिट लेगा, तो करंट कभी कोई बदल नहीं सकता। स्टेडी स्टेट कहानी यही है कि करंट जितना आएगा उतना जाएगा भी, तो ये तो नहीं बदलेगा बेटा। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। तो डीवी की जब मैं बात करूंगा तो मेरे लिए बहुत सिंपल कंडीशन, आई बराबर आप लिखा रो नॉट एक्स बाई एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है इधर ले लिया, डॉट डी एक्स। अब कहां से कहां तक की बात है, आपने कहा 0 से एल तक की बात कर लेते हैं, किसी जनरल स्मॉल एल की। तो आपने कहा आई बाई ए इट इज इक्वल्स टू रो नॉट बाई एल इंटू एल स्क्वायर बाई टू, फ्रॉम जीरो सॉरी एक्स स्क्वायर बाई टू फ्रॉम 0 टू एल। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी आ जाएगा। तो डेल्टा वी को हमने एल से रिलेट कर लिया, पहला स्टेप हमेशा रिलेट कर लो, रो नॉट बाई एल इंटू एल स्क्वायर बाई टू। अब आप रेशियोस ले लीजिए। आपने का मतलब, आपने का देखो डेल्टा V1 जब 20 वोल्ट है तो इट इज इक्वल टू आई बाई ए टाइम्स ऑफ रो नॉट बाई एल इंटू ये किसके 40 सेंटीमीटर है, सब स्क्वायर में सब कैंसिल हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, अपॉन जब ये 30 हो जाएगा तो आई बाई ए इंटू रो नॉट बाई एल, मुझे नहीं पता कितना होगा, मैं मान लेता हूं एल टू स्क्वायर बाई टू होगा। रेशियो ले लो तो 2/3 इज इक्वल टू 40/L2 का होल स्क्वायर। तो L2 बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे L2 इट इज इक्वल्स टू 40 का स्क्वायर तो 40 मल्टीप्लाइड बाई √3/√2। आंसर आ गया। बात समझ में आती है बेटा, कोई परेशानी, पक्का है।
अब इसी के इंटीग्रेशंस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि वेरिएबल रेजिस्टिविटी एंड वेरिएबल एरिया, दोनों चीजें वेरिएबल हो जाए, देन व्हाट विल हैपन? ऐसे केस को किस तरीके से डील करोगे बेटा? आपने कहा सर कुछ नया नहीं है, रिश्ता वही है, सोच बस थोड़ी सी उन्होंने घुमा दी है, आप उसमें क्यों डरते हो? सिंपल कहानी है। ये एक वायर है, अब यहां से कुछ मेरी ईएमएफ बैटरी है, कुछ यहां का रेजिस्टेंस आर है। अब मान लेता हूं कि अब यहां पर आपने जो आपका एरिया है वो चेंज कर दें। अब कैसे चेंज कर सकते हैं? देयर कैन बी एन नंबर ऑफ वेज। जैसा एक क्वेश्चन जे एडवांस में ऑलरेडी आया है, राइट, जिसमें आपने कोनिकली उसको चेंज करने की कोशिश की है। अगर कोनिकली चेंज नहीं करते हैं, मान लेते हैं पैराबोलिकली चेंज कर देते हैं, यहां से ये एक एल ऐसा कुछ बना दिया एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से बदल रहा है, और इसकी इक्वेशन आपको दे दी गई, कीपिंग दिस एज अ इक्वेशन, आपको बोल दिया गया कि भैया देखो ये यहाँ पर a है जब यहाँ पर x बराबर 0 है, और यहाँ पर जब x बराबर कैपिटल L है, इट इज फॉलोइंग द रूल ऑफ y बराबर a प्लस एक्स स्क्वायर। पैराबोलिकली इसका जो y है बढ़ रहा है। अगर y बराबर a प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, नाउ व्हाट विल हैपन? मैं आपसे पूछता, कहानी सिंपल है, रिश्ता वही है कि भैया कंपेयर करके बताओ, अगर मैं यहाँ 20 वोल्ट की बात करता और उसका नल पॉइंट आपको ऑब्टेन होता यहां से, मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर्स पर, तो बताओ 30 वोल्ट का नल पॉइंट कहां होगा? और 30 वोल्ट, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता कि फाइंड द बैटरी ई कितना होगा इफ नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। अब क्वेश्चन पूछने तरीका, इफ null point obtained at 40 सेंटीमीटर, अगर नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर पर ऑब्टेन हो जाए तो कहां मिलेगा? अच्छा, इस पूरी प्रोसेस में कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं हो रहा है, जस्ट इंटीग्रेशन की डिफिकल्टी बढ़ रही है। लेकिन अगर आपने दिमाग को बहुत प्रॉपरली अलाइन कर रखा है तो आपके सिर्फ एक कहानी, दैट डीवी टीवी आई डॉट डी आर, खत्म। इतना लंबा सोचने का ही नहीं, आई रो डी एक्स अपॉन ए, खत्म। नहीं तो करना मेरा भाई, यही तो डीबी है। मैं कोई 4 फॉर्मूले 10 फॉर्मूले तुम कुछ नहीं बताता हूं, मैं पोटेंशियोमीटर में एक ही कहानी बोलता हूं, बस ये पोटेंशियल ग्रेडियंट समझ लो, जो आएगा वेरिएबल पुट कर देना, एक लाइन में सबके आंसर आ जाएंगे। मान लेते हैं कि आपकी रेजिस्टिविटी वेरिएबल है, रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है 2 रो बराबर रो नॉट एक्स बाई एल, लो भाई ये भी दे दी, दोनों वेरिएबल है, पुट करो, दोनों है तो क्या लिखोगे? आई बराबर यहां हो गया रो नॉट एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स, और एरिया क्या आ गया? आपने कहा पाई इंटू वाई स्क्वायर, एरिया तो ही होगा पाई इंटू वाई स्क्वायर, भाई यही तो एरिया बनेगा। कहीं पर भी आप देखोगे तो किसी जगह पर एरिया जो बनेगा वो तो ये वाला बनेगा, पाई इंटू वाई स्क्वायर का। तो अगर आप यहां पर बात करते हैं, एक पैराबोलॉइड टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो आई इंटू रो नॉट एक्स डी एक्स अपॉन एल इंटू पाई, ये बाहर ले लो, वाई कितना बन जाएगा? आपने कहा ए प्लस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर बन रहा है भाई। Now, and this is the dV. Ab now it is not about physics, it is just about the basic substitutions and mathematics. A बराबर x, a प्लस एक्स स्क्वायर को आपने t मान लिया, तो 2x dx को dt बाई 2 लिख दिया, पुट कर दी वैल्यूज, यहां पर i बाहर आ गया, रो नॉट बाहर आ गया, l बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, x dx को dt बाई 2 लिखा तो ये आ गया dt, और 1/2 यहां से बाहर ले लिया, यहां बन गया टी स्क्वायर, और तो कुछ करना ही नहीं था, 0 से लेके किसी भी एल तक मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया बेटा? आई
रो नॉट 2 पाई एल इंटू माइनस का 1/t, और टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने बोला a प्लस एक्स स्क्वायर। एल मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर है, द कंप्लीट लेंथ इज कंसिडर्ड एज द 100 सेंटीमीटर जस्ट फॉर द टाइम। -1/t, तो मैं लिख सकता हूँ 1/t, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे तो a प्लस एल स्क्वायर, और a इनिशियल लिमिट हो जाएगी x और 0, तो 1/a, एक माइनस साइन हम लोगों को और देखना पड़ेगा ना, 2x dx है, माइनस का t dt, तो ये आ गया माइनस का 1/t, और t को हमने पुट कर दिया 1+1/a+x स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास ये वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। लिमिट, अच्छा लिमिट वापस हो जाएगी ना, यही तो 0 वाली पहले आ जाएगी, तो 1/1+a, सॉरी 1/a, देखो जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह बेटा 0 डालेंगे तो 1/a माइनस 1/a+l स्क्वायर, दिस इज द वैल्यूज दैट वी विल गेटिंग, और यहाँ से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, डेल्टा बी के रेशियोज ले सकते हैं, वैल्यूज को पुट करके आंसर गेट कर सकते हैं। तो अगर आपका रेजिस्टिविटी भी वेरिएबल हो जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी वेरिएबल हो जाए, उस केस में भी आपके लिए चुटकी की बात है। एक कहानी, एक बेसिक फंडामेंटल। तो प्राइमरी सर्किट के चेंजेस क्या है, वायर के साथ खेलेगा। सेकेंडरी सर्किट में कैसे बवाल मचेगा, आइए इसको समझते हैं। सेकेंडरी सर्किट बवाल, अब अलग अलग स्विचेस को ऑन करके ऑफ करना, अलग अलग सिचुएशन से पूछना। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्राइमरी सर्किट आपका ये दिया गया है, तो इट इज जस्ट अ कंपैरिजन, इसको किसी और नए तरीके से मत देखो कि कुछ बड़ी कहानी हो रही, कुछ नहीं कहानी है, सिर्फ रेशियोज की बातें हैं। एक बैटरी आपने ये लगा दी, ये आपका वायर बन गया। अब यहां पर आपकी मर्जी है, आप क्या सर्किट बना लीजिए, किनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए। मान लीजिए कि आपने एक बैटरी ऐसे ले ली, और एक रेजिस्टेंस आपने यूं लगा लिया, एक रेजिस्टेंस आपका ऐसे लगा हुआ है ना। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया, अब ये इसकी इन्फिनिट पॉसिबिलिटी है, इट हैज एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कि आप यहां पर क्या रिजल्ट्स आपके आएंगे। अब जो हम लोगों ने क्वेश्चन लास्ट टाइम में पढ़ा था, उसी क्वेश्चन का मैंने आज एक उसी का एक फॉर्मेट मैं आपको करा रहा हूं। मान लेते हैं कि ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 वोल्ट्स की बैटरी है। आपसे बोला गया कि दिस टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पार्ट 1 एंड दिस टर्मिनल इज कनेक्टेड टू दिस विद द, and the null point is obtained at a distance of 20 सेंटीमीटर। बोला गया कि नल पॉइंट ऑब्टेन हो रहा है 20 सेंटीमीटर पर, ये आपको इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको 10 वोल्ट दे दिया गया है। ये रेजिस्टेंस आपको मान लेते हैं 2 ओम है, ये भी आपका 2 ओम है, और ये भी आपका 2 ओम्स है, और ये भी आपका 2 ओम है, और ये भी आपका 2 ओम है। ठीक है, आपसे पूछा गया इफ पॉइंट ए इज अर्थड, पॉइंट ए इज अर्थड, अगर पॉइंट ए को अर्थ कर दिया गया, लेंथ फॉर नल पॉइंट विल, आप बोलेंगे इंक्रीज, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन डिक्रीज, थर्ड ऑप्शन रिमेन सेम। अगर आपने पढ़ा है तो आप मुझे बहुत आसानी से बता सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन कैन नॉट से। फोर्थ ऑप्शन कैन नॉट से।
अब आपने बोला पहले केस, ओनली ए पॉइंट इज अर्थ। पहला क्वेश्चन आप क्या बोलोगे? एक पॉइंट की अर्थिंग से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पहला आपने कहा इसके अर्थ होने से यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। अगर आपने पॉइंट ए को आपने अर्थ भी कर दिया, इफ इट इज अर्थ, नो इफेक्ट, देयर विल नॉट बी एनी करंट दैट फ्लो थ्रू द वायर, जो ए, और इसको अगर मैं बी बोलता हूं तो कोई इससे करंट फ्लो नहीं करेगी। तो इसका क्या पहला है? रिमेन से। नाउ आई आस्क्ड कि भाई मैंने ए के साथ इस सी को भी अर्थ कर दिया। इन द गेम 2 आई आस्क्ड कि भाई ए नहीं, अब सी भी आपका मैंने ए के साथ, अब सी इज ऑल्सो अर्थड, दिस पॉइंट सी इज ऑल्सो अर्थड, सी को भी अर्थ कर दिया। अब क्या होगा? कमेंट के बताओगे? हाँ, क्योंकि ये सब मैंने पढ़ा दिया था। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू कमेंट दिस कि क्या होगा इफेक्ट। और इसी तरीके से आपसे सेकेंडरी सर्किट के बीच के दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बाय स्विचिंग चेंज, स्विचिंग इंक्रीजिंग, स्विचिंग डिक्रीजिंग, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस पोटेंशियोमीटर के साथ में और भी आपके आरसी सर्किट के साथ लेकर आऊंगा, उनको भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो एक बेहतरीन आउटपुट आपको इसके साथ मिल जाएगा। बट पोटेंशियोमीटर के अंदर जो ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है वो प्राइमरी सर्किट के चेंजेस के कारण ज्यादा आने की संभावना है। यहाँ सेकेंडरी सर्किट के चेंजेस में क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस की तरह अगर आप देखते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ये इसका प्राइमरी सर्किट है, मस्त तरीके से आपको सिर्फ ये बताना है कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो जस्ट आप अपने विजन को बदल दीजिए। पोटेंशियोमीटर इज वेरी इजी, इट जस्ट डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जब नल पॉइंट स्टैब्लिश हो जाता है तब, है ना, जब तक नल पॉइंट नहीं तब तक वो सर्किट आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंसेस अलग अलग हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल, आई वॉन्ट दिस आंसर। बहुत सिंपल आंसर है, यहां से जाना है, इस लूप को ऐसे उठा के ऐसे जोड़ देना है। बोलो बताया था ना। और फिर मुझे बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे क्या आंसर आएगा। कुछ क्वेश्चंस और भी थे जो मैं लेकर आया था कि आई वांट कि आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर कर लें, एंड दैट प्रैक्टिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जो है, मैं इसके साथ आपको छोड़ के जाऊंगा कि आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें सो दैट आपका और इंप्रूवमेंट हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, और ये आसान क्वेश्चन है बेटा, है ना। सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर ही लिए लगभग, ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। ओके, गुड 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 गुड। और जे एडवांस के कुछ पीवाईक्यूज हैं, ये भी एडवांस पीवाईक्यू है, तो ये भी अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इनमें बहुत हैवी कुछ नहीं है बेटा, नॉर्मल थॉट प्रोसेस को ही आपको इवॉल्व करना है, एंड यू विल बी द चैंपियन माय फ्रेंड, यू विल बी द चैंपियन। ठीक है ना। सो थैंक यू। दिस इज वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मीटर ब्रिज। अगेन द क्वेश्चन इज वेरी इजी, जहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स को देखते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कहानी सिंपल, पोटेंशियल को मेजर करने की, ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन अच्छा है, वैसे इसको भी देख सकते हैं आप। इन ऑर्डर टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस R1 ऑफ अ सेल, एक सेल का इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना हुआ सेल ऑफ EMF E एंड द मीटर ब्रिज ऑफ वायर रेजिस्टेंस R0 ऑफ 50 ohm एंड रेजिस्टेंस R0 by 2 अनदर सेल ऑफ EMF E by 2 इंटरनल रेजिस्टेंस R and a galvanometer G are used in circuit as shown in the figure. If null point is found at L बराबर 72 सेंटीमीटर, the value of R1 is। अगर ये यहां पर मिल रहा है 72 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट ऑब्टेन हो रहा है, तो बताओ क्या कहानी है। अच्छा, नल पॉइंट ऑब्टेन हो रहा है, इसका मतलब हुआ क्या बेटा? मतलब नेट ईएमएफ की तो बातें आई, करंट इसके साथ नहीं फ्लो कर रहा है। मतलब अब इसी सर्किट को अगर आप सिंपली, अब इसमें कोई मीटर ब्रिज वाली बातें नहीं, कोई सिंपल नल पॉइंट, मतलब करंट का फ्लो जीरो हो गया, करंट का फ्लो जीरो हो गया। मतलब क्या हुआ? आपने का मतलब ये हो गया कि ये जो था सर्किट, अगर हम यहां से बात कर रहे हैं, यहां पे अपना R0/2 है और ये यहां है, तो अगर मैं यहां से बीच में देख रहा था, तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन? आपने कहा सर इस केस में जो ये वाला पॉइंट है, अब देखो क्या हुआ, नल पॉइंट का मतलब गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट को हमने जीरो कर दिया।
अगर हमने गैल्वेनोमीटर से जाने वाले करंट को जीरो कर दिया, इसका मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, जो पॉइंट ए का पोटेंशियल है वही पॉइंट बी का पोटेंशियल है, यही तो है। ये कितना है बेटा, ई नॉट बाई टू है। आपको क्या सोचना था, आपने कहा सर कुछ भी नहीं सोचने की जरूरत है, ये आर है, ये ई है, ये आपका आर नॉट बाई टू है। अगर ये आर नॉट बाई टू है मेरे दोस्त, आर नॉट के लिए 50 ओम दे दी है, इसका मतलब ये 25 ओम हो गया। ओहो, 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 एक सेकेंड बेटा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अगर हम यहाँ पे बात करते तो ये कितना हो गया, आपने कहा 25 ओम, बस खत्म हो गया। अच्छा बेटा ये 72 है, आपको क्या बोला गया, मेजर द सेल मीटर ब्रिज वायर। अब ये वायर है मीटर ब्रिज का, जिसका इसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 50 ओम का। अब 50 ओम का रेजिस्टेंस है और 72 सेंट, मीटर ब्रिज का मतलब 1 मीटर का होता है बेटा ये। तो ये 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, आपने कहा था 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस जो है ये आपका 50 ओम है। तो 72 सेंटीमीटर कितना होगा, तो आप बोलेंगे 50/100 गुणे 72, इट कम्स आउट टू बी 48 ओम्स। आपने कहा बहुत अच्छी बात है, नहीं गलत बोल दिया ना, 50 1/, तो 72, 36×72 होता है यार, क्या कर रहा हूं मैं, 36 ओम, ठीक है ना। तो ये आ गया बेटा, आपने कहा सर इसका मतलब यहां पर आपका एक 36 ओम आ चुका है, और यहां पर आपका आर आपको निकालना है, ये आर आपका 25 है, और यहां पर कितना हो गया 36 है, तो यहां पर आपका 14 ओम का और यहां आ गया। तो अब इस सर्किट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए वो तो ई नॉट बाई टू होना चाहिए। मतलब यहां पर जो करंट ऐसे फ्लो कर रही होगी, इट इज कंसिडरिंग कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होना चाहिए बेटा, ई नॉट बाई टू हो जाए। तो ई नॉट बाई टू हो जाए, इसका मतलब यहां से बात कर सकते हैं जो करंट आई जा रही होगी, आई इंटू ये 14 और ये 25, तो कितना हो गया 14 25 39, 39, इट शुड बी इक्वल टू ई नॉट बाई टू। तो आई बराबर कितना हो गया, ई नॉट अपॉन 2 × 39। आपने कहा सर बहुत अच्छा, और अगर यही आई इसमें फ्लोट नहीं कर रही, यही से जा रही है, तो आई शुड बी इक्वल टू ई अपॉन स्मॉल आर प्लस 36 14 25 और 75, तो 75 हो गया ये। तो ई को मैं लिख सकता हूं ई अपॉन 2 × 39, इट शुड बी इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस 75। ई से ई चला गया, आर प्लस 75, इट शुड बी इक्वल टू 2 × 39, मतलब 40 80 78, तो आर बराबर आ गया बेटा 3 ओम्स। आंसर खत्म, सिंपल सी कहानी। जो करंट आई यहां से निकला, वो करंट आई इधर नहीं जाके इधर गया है, तो जो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वही इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है, इसलिए इसमें कोई करंट एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो नल पॉइंट की डेफिनेशन अगर आपने समझ ली, तो अगर कोई भी सर्किट घूमता हुआ आएगा, आप बहुत इजीली उस चीज को एक्सप्लेन कर पाओगे, समझ पाओगे, डिजाइन कर पाओगे। क्या ये बात समझ में आ जाती है बच्चों? तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन था। बाकी ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया हुआ है, तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस वन, बट दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। होपफुली आप प्रैक्टिस शीट को कर लें, अच्छे से करें, और प्रैक्टिस शीट जो आपके पास आ रही है, और बहुत ही जल्दी हम लोग आपके लिए एक टेस्ट भी लेकर आ रहे हैं। आर यू एक्साइटेड फॉर द टेस्ट? एक ऐसा ही भयंकर वाला जे एडवांस वाला टेस्ट करें जिसके अंदर आपको मजा आ जाए, एक्चुअल टेस्ट हो जाए कि सर आपने पेन किलर में पेन तो किल कर दिए थे, अब देखिए कितने किल हुए हैं। चाहते हो टेस्ट? तो आ जाओ, डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे बच्चों। लेकिन अगर आप जे एडवांस की जेन्युइन प्रिपरेशन करना चाहते हो, मैं आपको बहुत बेसिक सी चीज बता दूं। अगर आप जेन्युइनली पढ़ रहे हो, और जेन्युइन पढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या है पता है? आपको जो आपने पढ़ा है वो अब दिमाग में बैठना शुरू हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि सर इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करते हैं। मैं बहुत सिंपल बोलता हूं बेटा, ट्रिकों का टाइम चला गया है। अब आप कृपया उनका पीछा छोड़ दें, क्योंकि आपने इस बात को देख लिया है कि जो भी चीजें आपने कहीं से सीखी हैं, कुछ भी पढ़ा, अगर वो नेक्स्ट डे आप जब देखते हैं, 4 दिन बाद आप देखते हैं, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। आप एक बेसिक्स पर आके लड़ जाओ कि देखो पोटेंशियल जो वोल्टमीटर होगा वो आईजी इंटू आरबी नापता है, इसके अलावा कुछ और बेसिक है ही नहीं इसका। खत्म। बताओ उससे करंट कितनी जा रही, बताओ उसका रेजिस्टेंस कितना है, यही रीडिंग है, लिख लो, खत्म होगी बात। अब करा लो जो कराना है, अब करा लो जो कराना है, उससे करंट नाप देंगे, बता देंगे भैया।
अब चाहे तुम पाथफाइंडर लगा लो, चाहे लूडो लगा लो, चाहे कुछ लगा लो, चाहे कुछ लगा लो, चाहे कोई कोई सब घुमा लो, वही कहे। नल पॉइंट का मतलब समझ लिया कि कोई करंट का एक्सचेंज नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट्स इक्वल रहेगा। आपने कहा बहुत बढ़िया, वो बेसिक को समझ लीजिए, उसको इंप्लीमेंट करो। तो अब ये समझो इस बात को कि आप जो प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चंस कर रहे हैं वो टाइम बाउंड स्टेट में करते हुए अपने बेसिक्स को लगाइए। ये मत सोच के लगाइए कि इसको ऐसे करके ऐसे सर ने सॉल्व किया था, मैं भी ऐसे करके ऐसे सॉल्व करूंगा। नहीं, ऐसे करके ऐसे करने पे आपको परेशानी आएगी, इसलिए वो छोड़ दीजिए। बस आप मान लीजिए कि आपकी जेई की जर्नी बगल में आ गई है ना, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। हैव अ वेरी ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर। और जे एडवांस की तरफ एक और नया कदम आप बढ़ाएं। धन्यवाद।